नमस्कार, जय भारत। क्या हाल भाई? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, आज का सेशन जबरदस्त स्टार्ट किया जाए। फटाफट जुड़ जाइए। लेक्चर रिवाइज करके आए सब लोग? हेलो, सब लोग लेक्चर रिवाइज करके आए? मैंने बोला था आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था बिल्कुल पंक्चुअल रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए। सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? यस, उसको फॉलो करते रहना है। मैं ग्रुप में जो बातें डालता हूं उसको फॉलो करते रहना, ठीक है ना? ओके, लेक्चर रिवाइज। ए भी क्लियर है? ए भी क्लियर? ओके, डन। चलिए स्टार्ट। ओके, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, फटाफट स्टार्ट करते हैं काम को, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना काम स्टार्ट। चलिए, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम एकेएम सर, जे स्टार नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस। आकाश एल सर्वोत्तम, वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट में। केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूं लज्जाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण अनंत कुमार। AIR 3, AIR 9, AIR 42 ऐसे लोगों को मैंने सामने बैठ के पढ़ाया हुआ है, और ये सब एम्स में सिलेक्टेड लोग हैं। और इन्होंने मेरी वही दो बातें जो मैंने आपको बोलता हूँ, CNP कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, को फॉलो किया था, मेरी बातों को माना था, इसीलिए ये लोग बिल्कुल जबरदस्त। क्योंकि जो एक सब्जेक्ट में मानता है वो हर सब्जेक्ट में वो चीजें फॉलो करता है, और फिर वही सिलेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, अजय मिश्रा नाम से आप मुझे अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्रोफाइल फॉलो नहीं किया तो तुरंत ढूंढिए इसे और फॉलो करिए, क्योंकि इसको फॉलो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही कर लें। ये नाम आपको मोक्ष तक ले जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड है, 10% आपके फ्रेंड्स को ऑफ मिल जाएगा अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो। और ये बेस्ट बैच है जो चल रहा है आपके सामने, तो आपके जो भी फ्रेंड है उनको बताइए इस बैच के बारे में। अभी भी कुछ भी लेट नहीं हुआ है। अगर अभी भी उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो तुरंत लीजिए, इस बैच में जुड़िए। ये बहुत ही जबरदस्त बैच है और एकदम ऑनलाइन की दुनिया में सबसे नंबर 1 बैच होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं। बताइए, पिछली क्लास में सब लोग एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दो भाई, कि मेरे को लगे कि हाँ भाई मॉर्निंग हो गई है। यस, चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। एकदम यस, चलो भाई स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 डन था, 2 भी डन था, 3 भी डन था, मेरे को याद है, 4 भी मैंने करा दिया था, 5 भी करा दिया था, 6 भी करा दिया था, 7 भी डन है, 8 भी डन है। हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, 9, 10 और यहां तक पहुंच गए थे 11 तक। 11 तक मेरे ख्याल से, या 9, 10 तक तो कंफर्म पहुंच गए थे। 10 तक तो कंफर्म पहुंच गए थे ना अभी? 10 तक पहुंच गए थे क्या? हेलो, एक बार सब लोग उठा दिखाइए, 10 तक पहुंच गए थे क्या? यस। चलिए, अब 11 की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, और 11 के आगे वाले सवालों की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब इस प्रकार के सवाल जब आप लगाने जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, K इंटू A पावर समथिंग B पावर समथिंग, है ना? तो इसको बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। तो ये सवाल 11, 12, 13, इसके आगे वाले, ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग अब आगे काम शुरू करते हैं यहाँ पे आज का। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया, किसके बारे में बताना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। जल्दी से हम लोग एक बार 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। बताना लास्ट क्लास के अंदर क्या मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी सिखा दी, अच्छे से मॉलिक्यूलरिटी सिखा दी। बताना मॉलिक्यूलरिटी मैंने किसकी सिखा दी, क्या मैंने आपको एलिमेंट्री की भी सिखा दी? और बताना मॉलिक्यूलरिटी क्या मैंने आपको कॉम्प्लेक्स की भी सिखा दी? यस, एलिमेंट्री की भी सिखा दी और कॉम्प्लेक्स की भी सिखा दी। बताना एलिमेंट्री में मैंने आपको क्या बताया था कि रिएक्टिंग स्पीशीज गिन लो, और आंसर क्या क्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। उसमें भी कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3 आएंगे। 3 से बड़ी मॉलिक्यूलरिटी होती नहीं है, सब रीजन मैंने आपको बताए थे, बराबर। कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल आंसर अगर कोई पूछता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो आप कहेंगे मीनिंगलेस आंसर है। और अगर पूछता है उसके अंदर के स्टेप्स की बता दो, तो क्या देंगे? बता देंगे। कैसे? जैसे एलिमेंट्री की बताते हैं, तो अंदर के स्टेप्स की बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल की मीनिंगलेस। यहां तक की बात डन है? सबको क्लियर है यहां तक का पॉइंट? आगे बढ़ जाऊं मैं? हेलो, क्लियर है भाई? यहां तक आप रिवाइज करके आना चाहिए आपको, और अच्छे से नोट्स आपके बन जाने चाहिए। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने में बता दूं, क्योंकि लोग पूछते हैं मुझसे बार 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 बार। देखिए, मैं PDF फॉर्म में आपको नोट्स दे रहा हूं, ठीक है? आप अपडेट सेक्शन में जाया करिए। अपडेट सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको मैंने मॉड्यूल दे दिया है कंप्लीट, पूरा मॉड्यूल, उसमें सब DPP है शुरू से लेकर अंत तक। मान लीजिए ये कंप्लीट मॉड्यूल मैंने दे दिया, तो आपको इसको धीरे धीरे लगाना है। मैं आपको आज बता दूंगा कि आज आपको कहां तक क्वेश्चन इस मॉड्यूल में से लगाने हैं, ठीक? इसमें कंप्लीट काइनेटिक्स है, तो आपको पूरी नहीं लगानी है, अभी आपको सिर्फ छोटा सा हिस्सा लगाना है, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, PDF फॉर्म में मैं आपको अपडेट सेक्शन में नोट्स भी देता हूँ रोज रोज के, तो आप आकर के देख लिया करिए। 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज जो भी मैं डालता हूँ, 4 पेज करीब मैंने डाले थे, तो वो नोट्स हैं, वो भी देख लिया करिए। प्लस नोट्स के लिए आपको किसकी मदद लेनी है? मेरा जो लेक्चर है उसको जाके रिवाइज किया करिए। लेक्चर को जब आप रिवाइज करेंगे तो उसको पॉज कर करके साथ ही साथ आप नोट्स खुद बनाया करिए। नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। मतलब ये मत सोचिए कि दूसरे के नोट्स आप देख लेंगे और काम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप अपने हाथ से जब लिखते हैं तो वो प्योरिटी होती है, कंसेप्ट एकदम खुल के आता है।
उससे रिवाइज भी होता है। तो नोट्स खुद के बनाइए बिल्कुल, और उसकी मदद आप यहाँ ले लीजिए। जो मैं आपको भेज रहा हूँ लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड है उनकी मदद लीजिए, जो नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ उनकी मदद लीजिए, दोनों को मिला करके अपने नोट्स बनाइए। लेकिन नोट्स आप खुद बनाइए और एक कॉपी सेपरेट बना लीजिए, वो न्यूमेरिकल की रहेगी। ठीक है, ये बातें मैं एक बार बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल की रहेगी, उस न्यूमेरिकल की कॉपी में मैं जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग से साइड में, वो सब आपको करते रहना है। ठीक है ना, और उस पर स्टार बनाते जाना है, किसमें जुगाड़ बताया, कौन सा न्यूमेरिकल थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा था, उनको हम लोग बाद में जब पेपर आएगा तो रिवाइज करते जाएंगे। ठीक बात है, चलिए स्टार्ट। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग को दो बातें समझनी होंगी, दो टर्म समझने होंगे। एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, और एक होता है रेट लॉ, एक होता है रेट लॉ। ठीक, अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं इसका डिस्कशन करना शुरू करता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन का। देखिए जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन को समझाना शुरू करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि पहले तो इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए, फिर दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक टर्म समझना होगा, एक टर्म समझना होगा जिस टर्म का नाम है एक्टिव मास, जिस टर्म का नाम है एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब सवाल उठता है कि मोलैरिटी तो हमें समझ में आता है, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या चीज होती है? तो आप कहेंगे मोलैरिटी का वो हिस्सा, मोलैरिटी का वो हिस्सा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं एक्टिव मास। मोलैरिटी का वो हिस्सा, हिस्सा मतलब कैसा? जैसे एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कैसी होगी? इसकी वैल्यू हो सकती है 1/3, 1/4, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकती है। यानी कि ये हमें ये बताता है कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन एक्टिव है ना? मोलैरिटी का पूरा हिस्सा एक्टिव नहीं होता। ध्यान दीजिए, जब आप रियलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप आयनिक पढ़ेंगे आगे, अभी जब मैं आपको आयनिक पढ़ाऊंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, तो वहां समझ में आपको आएगा कि जो मोलैरिटी होती है उसका पूरा हिस्सा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसका कुछ फ्रैक्शन एक्टिव होता है। तो वो फ्रैक्शन जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/3 फ्रैक्शन, 1/4 फ्रैक्शन, 1/5वां हिस्सा, कौन सा हिस्सा है वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलता है उसे एक्टिव मास कहते हैं। अब इसकी मैक्स से मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? 1, बराबर। तो आप अपने लेवल पर क्या करते हैं? एक्टिविटी कोएफिशिएंट की मैक्स से मैक्स वैल्यू 1। ना मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एक्टिव हो सकता है? पूरा। तो पूरा मतलब 1 फ्रैक्शन, पूरा फ्रैक्शन जब अपनी मैक्स वैल्यू पे आएगा तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो 1 इसकी मैक्स वैल्यू, राइट। अब जरा मेरे को बताइए, आप अपने लेवल पे जब तैयारी करते हैं, आप अगर सस्ती किताबें पढ़ेंगे या फिर सस्ती जनता से पढ़ेंगे तो वहां पे कहा जाता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट का जिक्र ही नहीं करते लोग। एक्टिविटी कोएफिशिएंट आपने शायद सुना भी ना हो, लेकिन ये सुनना जरूरी है अगर आपको आयनिक वास्तव में समझनी है। मतलब सुनने वाली नहीं, समझने वाली, जो अंदर से आती है, तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो होता है, ये किताबें, सस्ती किताबें लिखते नहीं लोग, इसको पढ़ाते नहीं, क्योंकि वो अपने लेवल पे, क्योंकि वो अपने लेवल पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट को, एक्टिविटी कोएफिशिएंट को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, रियलिटी में इसकी वैल्यू हमेशा 1 थोड़ी होती है। रियलिटी में इसकी वैल्यू हमेशा 1 थोड़ी होती है, तो इसको 1 मानना हमेशा टेक्निकली तो गलत है। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन के लेवल पे क्या करते हैं? आपको कुछ दिया ही नहीं जाए, मान लो एक्टिविटी कोएफिशिएंट आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं, उसने जिक्र ही नहीं किया, तो आप जो भी सवाल लगाते हैं उसमें मान लेते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट अपनी मैक्स वैल्यू पे काम कर रहा होगा, तो आप इसे 1 मान लेते हैं। जैसे आप इसे 1 एज्यूम करते हैं, देखिए एज्यूम किया जाता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये एज्यूम कर लेते हैं, ये हमेशा 1 होता नहीं है, बराबर। ये हमेशा 1 होता नहीं है, और जब ढंग का सवाल आएगा तो वो चेक करा लेगा कि आपको ये सब बातें पता है या नहीं पता है, और ये आयनिक में बहुत काम आएगी, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये 1 है, तो बताओ ये एक्टिव मास किसके बराबर मान लेंगे आप? तो आप एज्यूम करके चलते हैं कि जो एक्टिव मास है वही मोलैरिटी है, जो एक्टिव मास है वही मोलैरिटी है। तो आप कभी हल्की फुल्की जगह पे अगर बातें पढ़ेंगे तो वहां यहां से शुरू होते हैं लोग, यहां से स्टार्ट होते हैं। उनसे पूछो एक्टिव मास क्या होता है, सीधे बोलते हैं मोलैरिटी, डायरेक्ट, बिना बेधड़क, बिल्कुल सीधे, क्योंकि बचपन से उनको जीवन में यही बताया गया, यही सीखा उन्होंने, कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो आप बताइए, वो सीधे कहेंगे मोलैरिटी, डायरेक्ट। तो आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। मोलैरिटी तो तब आप बोलेंगे जब एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी, लेकिन जनरली हम लोग कैलकुलेशन के लेवल पे क्या मान लेते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट को 1। अच्छा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बाद आप एक्टिव मास पे आइए। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे ए है तो उसका एक्टिव मास ऐसे ब्लॉक बना देंगे, ये एक एक्टिव मास है। ऐसे बी बना देंगे तो ये बी ब्लॉक, ये बी का एक्टिव मास है। तो ये बी की मोलैरिटी है, ये ए की मोलैरिटी है, बराबर। ये इसका सिंबल है। अब मैं आ जाता हूं लॉ ऑफ मास सेक्शन पे, अब मैं आ जाता हूं लॉ ऑफ मास सेक्शन पे।
लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? ये कहता है अकॉर्डिंग इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं लोमा। लॉ ऑफ मास एक्शन को लिख दिया मैंने शॉर्टकट में LOMA। ठीक है, अब जरा इसको समझिए, ये क्या कहता है, इसका क्या स्टेटमेंट है, इनका क्या बयान है, जरा सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू, अब देखिए एकदम सिस्टमैटिक नोट्स बनते जा रहे हैं, तो आप इसको फॉलो करिए बिल्कुल, जो मैं क्लास लेक्चर्स ले रहा हूं है ना, इसको फॉलो करिए, इसकी PDF इसको सेव कर लिया करिए, इसी से पढ़ा करिए, यही मेन चीज है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, the rate of any chemical reaction is directly proportional to the product of active masses, to the product of active masses of different reactants participating in the reaction, देखिए ये है, ये लाइन जो है ये बताती कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। जरा समझिए, इस लाइन को समझ लेते हैं जरा, क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है। आप बताइए, कोई रिएक्शन आपने लिखी, मान लो आपने कहा A + B गिव्स प्रोडक्ट, है ना, तो बताइए जो रिएक्शन है उसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करेगा? वो A पे डिपेंड करेगा और B पे डिपेंड करेगा, ये दोनों रिएक्टेंट है। और जब A पे भी डिपेंड करेगा तो A के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा, जब B पे डिपेंड करेगा तो B की मोलैरिटी क्या है वो उस पे भी डिपेंड करेगा, जब दोनों पे डिपेंड करेगा तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। और ये प्रोपोर्शनल लगा दिया, यही तो बोल रहा है वो। देखिए यही तो बोल रहा है वो, कह रहा है रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। देखिए एक्ट क्या लिख रहा है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स। तो देखो एक्टिव मासेस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तो बोला किसने, लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, अब इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। कल को मान लीजिए आपको कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन को आगे बढ़ाइए। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लूं तो मैं लिखता हूं, मान लो रिएक्शन मैंने चेंज कर दी, 2A + 3B और गिव्स, यहां पे लिख दिया मैंने प्रोडक्ट। आपसे कहता है इसके लिए जरा लॉ ऑफ मास एक्शन को समझाओ भाई, इसके लिए समझाओ। तो बताइए इसके लिए आप कैसे समझाएंगे? इसके लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं कैसा, R proportional to A to the power 2 और B to the power 3। अब कोई आपसे पूछ ले ये कोफिशिएंट पावर में कैसे आ गया, तो लोग कहते हैं ऐसा सदियों से हो रहा है। तो फर्जी बातें ना करें, लॉजिकल पॉइंट पे आए। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे इसको समझो थोड़ा। 2A को लिख दो A + A, लिख सकते हैं। 3B को लिख दो B + B + B। फिर आपको उससे लॉ ऑफ मास एक्शन का जो स्टेटमेंट था उसी को फॉलो कर रहा हूं। बताओ क्या स्टेटमेंट था, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स। बताइए यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं, ए और ए 2 रिएक्टेंट्स, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट, B + B + B 3 रिएक्टेंट, सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखिए जो बेसिक स्टेटमेंट वो यही तो है, सबके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो उठा के मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। बताना जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा, तो A × A कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। और B × B कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा क्यूब। यहां से ये स्टेटमेंट आते हैं। तो आप समझ पा रहे पावर में कोफिशिएंट क्यों आ गए। हेलो, कोई आज भी आपसे पूछे कि बताओ ये ऐसे डायरेक्ट लिख दिया क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, ये बेसिक कंसेप्ट लॉ ऑफ मास एक्शन से फॉलो हो रहा है, उसी से लिख रहा हूं ये बात। थोड़ा सा लैग हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात, आगे चलें। तो ये हो गया। अब ये सब मैंने आपको क्यों पढ़ा है, क्योंकि मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं क्या, दोनों में डिफरेंस। अब देखिए दोनों में डिफरेंस में पढ़ूंगा तो इधर मैंने क्या लिखा, लॉ ऑफ मास एक्शन, और इधर मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, रेट लॉ। अब मैं दोनों में जरा डिफरेंस आपको सिखा रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। कोई आपसे कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में डिफरेंस। अब आप लॉ ऑफ मास एक्शन सीख चुके हैं ना भाई, देखिए पीछे की स्लाइड में चेक कर लिया, क्या आप ये सीख चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना? ये तो क्लियर है आपको बिल्कुल, कि जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है, क्यों आ जाता है, रीजन भी आपको क्लियर हो गया। क्लियर है बात? अच्छा, अब आप आ जाइए डिफरेंस। मैं कहता हूं एक रिएक्शन मैंने ली, सपोज N1A + N2B गिव्स N3C + N4D। मान लो मैंने ऐसी रिएक्शन ले ली यहां भी और यहां भी। अब मेरे से आपको कहता है कि इसके लिए दोनों बातें लिख के दिखाओ भी जरा।
दोनों बातें लिख के दिखाओ। कह रहे कौन सी दोनों बातें? एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन लिख के दिखाओ और एक रेट लॉ लिख के दिखाओ। ठीक है, दो बातें मेरे से कोई कहता है। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, कई बार यहां पे लिखा होगा सेशन में डाउट क्लियरिंग सेशन। क्या लिखा होगा? कई बार लिखा होगा यहां पे डाउट क्लियरिंग सेशन। तो आप उसको ये मत समझ लिया करिए कि आज तो सिर्फ डाउट ही पूछे जाएंगे और वही बताए जाएंगे, तो मैं क्या आज क्लास में ना जाऊं, क्या मैं घर में बैठ जाऊं, बाद में देख लूंगा? नहीं, डाउट क्लियरिंग सेशन लिखना एक एक प्रोसीजर है, वो हमेशा लिखा जाता है 3 लेक्चर के बाद। लेकिन जब आपका लेक्चर आगे काफी बढ़ जाएंगे तो हम लोग डाउट बीच बीच में ले लेंगे, लेकिन वो परफेक्ट डाउट क्लियरिंग सेशन पूरा सेशन नहीं होता है, उसमें आगे लेक्चर पढ़ाया जाएगा। तो अगर ऐसा कहीं लिखा जाए तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि क्या आज आगे नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा बिल्कुल। जब मेरे को डाउट लेने होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कब क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, पहले आप थोड़ा पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्लैरिटी रखिए, ऐसा मत सोचिए कि आज क्लास नहीं जाए क्या। ठीक है, चलिए, जो जो नए उनके लिए बता दिया मैंने। अब देखिए यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन आप कैसे लिखेंगे और रेट लॉ कैसे लिखेंगे। बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना आपको मैंने पीछे सिखाया, अभी क्या सिखाया बताओ? जो कोफिशिएंट होते हैं वो कहां जाते हैं बताओ? पावर में। तो इसका कोफिशिएंट इसकी पावर में आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट इसकी पावर में आ जाएगा। तो बताना जरा यहां पे क्या लिखूंगा? रेट प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर। बताना ये कोफिशिएंट क्या पावर में लगा दूं सीधे n1 और ये कोफिशिएंट पावर में लगा दूं क्या n2? क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं? ये बातें समझाने के लिए मैंने पीछे इतनी मेहनत करी थी। देखिए पीछे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, ये कैसे आया, फिर उसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया, ये कैसे आया, उसके पहले क्या सिखाया, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, उसके पहले क्या सिखाया, एक्टिव मास क्या होता है। इसलिए मैंने जमीन बनाई थी। क्लियर? तो यहां से मैं जमीन बनाते 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 अब देखो यहां तक पहुंच गया। तो क्या ये स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिख दूंगा? हेलो, अब इसमें टाइम नहीं लगाया मैंने, क्योंकि पीछे मैं क्लैरिटी आपको दे चुका हूं इसकी। अब मेरे से कोई कहता है कि मुझे इसका रेट लॉ चाहिए। क्या चाहिए? रेट लॉ। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। कोई कहता है मेरे को रेट लॉ। अब सवाल उठता है रेट लॉ कैसे देंगे? तो रेट लॉ जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। जैसे ही आप ऐसा लिखते हैं कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं। कह रहे क्या सवाल पैदा हो जाते हैं? पहला सवाल, अचानक से एक्स और वाई कहां से आ गए? एक्स तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, वाई तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, अचानक से आ गए। कौन है ये लोग और आते कहां से हैं? तो ये दो सवाल उठते हैं, कौन है ये लोग और कहां से आते हैं ये लोग। देखिए एक्स कौन है? एक्स है ऑर्डर। किसका? रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए। कोई पूछे वाई क्या है? पहले मैं बता रहा हूं कौन है ये लोग। वाई कौन है? ऑर्डर है। किसका? रिएक्शन का। विद रिस्पेक्ट टू बी। फिर पूछता है भैया एक्स प्लस वाई कौन है? कंसेप्ट देते हैं, धीरे धीरे बिल्ड करो। एक्स प्लस वाई कौन है? तो आप कहेंगे ओवरऑल ऑर्डर है। क्या बोलूंगा? ओवरऑल ऑर्डर है। किसका? रिएक्शन का। तीन बातें आपको समझ में आ रही हैं? मैंने आपको अभी बताया कि एक्स कौन है, वाई कौन है और एक्स प्लस वाई कौन है। तो पहला सवाल था कौन है ये लोग, तो उसका जवाब आपको दे दिया मैंने, कौन है ये लोग। क्लियर? अब आपसे कहता है कहां से आते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? तो कहूंगा ये लोग एक्सपेरिमेंट से आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से आते हैं। कह रहे एक्सपेरिमेंट करने जाऊंगा क्या मैं? अब आप पूछेंगे मेरे से, अगर आप लॉजिकल व्यक्ति होंगे तो ऐसा सवाल करेंगे जैसे उसने बोल दिया ये एक्सपेरिमेंट से आते हैं। मैंने बोला ये लोग एक्सपेरिमेंटल हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए तो क्या मेरे को लैब ले जाओगे क्या? रेट लॉ कभी निकालना तो क्या मेरे को लैब ले जाओगे क्या? मैं कहूंगा नहीं, लैब नहीं ले जाऊंगा। कह रहे फिर कैसे निकलवाओगे? फिर क्या गलत निकलवाओगे क्या? मैंने कहा गलत भी नहीं निकलवाऊंगा। मैं कहा तुम्हारे खातिर को लैब में बैठा दूंगा, तुम्हारे खातिर किसी को लैब में बैठा दूंगा, वो लैब में बैठ करके एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए करेगा और वहां से तुम्हें डेटा भेजेगा, वहां से तुम्हें डेटा एसएमएस करेगा। और जैसे वो डेटा एसएमएस करेगा तुम यहां बैठ करके ऑर्डर निकाल लोगे। हेलो, यहां बैठ के ऑर्डर निकाल लोगे। बताना तुम यहां बैठ के ऑर्डर निकाल रहे हो तो क्या ऑर्डर थ्योरेटिकल हो गया क्या? क्या तुम यहां बैठ के टेबल में डेटा देख करके ऑर्डर निकाल लो तो क्या ऑर्डर थ्योरेटिकल हो गया क्या? नो। ध्यान दीजिए, वो टेबल कहां से है? वो टेबल निकालने के लिए कोई आदमी आपके लिए लैब में बैठा हुआ है। और जो लैब में बैठा है वो क्या कर रहा है? वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। आपने एक एजेंट बैठा दिया वहां पे, उसने कहा साहब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं यहाँ डेटा निकालूंगा, आपको डेटा भेजूंगा एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। आपने देखे होंगे सवाल, उसमें टेबल में डेटा होता है, अभी करेंगे। तो उसमें जब मैं डेटा को भेज दूंगा तो आप बैठ करके यहां कॉपी पेन लेकर के उस डेटा को समझना और समझने के बाद उसको डिकोड करना, डिकोड करने के बाद ऑर्डर निकाल लेना और ऑर्डर यहां पे आंसर दे देना। और ऑर्डर का आंसर जैसे दे दोगे आपको रेट लॉ मिल जाएगा। लेकिन क्या इसका यह मतलब हो गया कि आप रेट लॉ यहां बैठ के निकाल रहे हैं? देखिए कॉपी पेन पे जो कंसेप्ट लिखा जाता है वो थ्योरेटिकल होता है सर। जो कॉपी पेन से कंसेप्ट निकला है वो कैसा कंसेप्ट है? वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन जब आप कॉपी पेन पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन का कनेक्शन लैब से हो जाता है तो वो एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। हेलो, बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए भाई सब लोग।
अगर आप कॉपी पेन से सिर्फ कैलकुलेशन यहां कर रहे हैं तो वो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन वो जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए जो डेटा है, अगर वो लैब से जुड़ गया है, तो फिर पूरा कंसेप्ट ओवरऑल कैसा हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, रेट लॉ कैसा होता है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है। कितनों को बात समझ में आ गई? क्लियर है? डेटा के लिए किसी को बैठा रखा मैंने वहां पे। अब बताइए अगर ऐसा है तो ये एक्सपेरिमेंटल, और जरा बताना ये वाला कैसा था, फिर ये वाला कैसा था? लॉ ऑफ मास एक्शन आप कैसे लिख रहे हो? क्या इसके लिए आप लैब में किसी आदमी को बैठाते हो? नो, यही देखता हूं, कहता है N1 आ जाओ, N2 आ जाओ, बताना कोफिशिएंट को पावर में लगा दूंगा तो कंसेप्ट कैसा बन जाएगा? बोलो थियोरेटिकल। कंसेप्ट कैसा बन जाएगा? थियोरेटिकल। पहला डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। लॉ ऑफ मास एक्शन थियोरेटिकल होता है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है। हेलो, पहुंच रहा भी है दिमाग में? बत्ती चल रही है? अगला पॉइंट सुनिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन थियोरेटिकल होता है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है। सेकंड पे आइए, सेकंड पॉइंट पे आइए। जो सेकंड पॉइंट वो ये है कि ये वाली जो पार्टी है, वो लेस इंफॉर्मेटिव होती है, और ये वाली जो पार्टी होती है वो मोर इंफॉर्मेटिव होती है, ज्यादा सूचनात्मक। हिंदी माध्यम का कोई व्यक्ति यहां बैठा होगा, कई लोग मेरे को मैसेज करें थोड़ा हिंदी में बता दिया करो, मेरी हिंदी अंग्रेजी सब दुरुस्त है साहब। कह रहे बांग्ला भी आती है क्या? नहीं, बांग्ला नहीं आती। तो बताना लेस इंफॉर्मेटिव और ये वाला मोर इंफॉर्मेटिव। बताना लेस इंफॉर्मेटिव का मतलब कम सूचना देने वाला आदमी, मोर इंफॉर्मेटिव का मतलब ज्यादा सूचना देने वाला, बराबर। इसको मोर इंफॉर्मेटिव आप क्यों बोलते हैं? कोई पूछे ऐसा क्यों बोल दिया? हर बात का रीजन सुनते जाइएगा। मैंने ऐसा इसलिए बोल दिया, किसी व्यक्ति ने अगर आपको मान लो लॉ ऑफ मास एक्शन दे दिया, तो बताइए उससे कोई बहुत नई सूचना थोड़ी निकल आई। N1 पता लग गया, N2 पता लग गया, पहले से ही पता था। देखो कोफिशिएंट ही तो है N1 N2, पहले से ही पता था रिएक्शन देख करके। तो क्या कोई बहुत नई बात पता चल जाएगी? अगर मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन दे दूं, क्या आपको कोई बहुत नई बात पता चल जाएगी क्या? नहीं, N1 N2 तो मुझे पहले से पता था, तो मेरे को नई बात तो पता नहीं चल रही। अब अगर किसी ने मेरे को रेट लॉ दे दिया, तो बताना रेट लॉ देने का मतलब उसने मुझे X बता दिया, उसने मुझे Y बता दिया, और बताना X और Y के पीछे क्या काफी बड़ी टेबल का डेटा छिपा हुआ है। तो क्या अगर मेरे को कोई आदमी X और Y बता दे रहा है, तो क्या इस टेबल में छिपे हुए डेटा को मैं उससे निकाल सकता हूं? कल को दो प्रकार के सवाल आएंगे, टेबल दूंगा X और Y बताओ, दूसरा सवाल X और Y दूंगा, टेबल में कोई अननोन डेटा एक डाल दूंगा, फिल इन द ब्लैंक, वो बताओ। क्या दोनों सवाल आप समझ पा रहे हैं? पहला सवाल क्या, टेबुलर फॉर्म में डेटा दूंगा, X और Y बताओ। दूसरा सवाल, X और Y मैं आपको दे दूंगा लाके लैब से, टेबल में काफी सारे डेटा दे दूंगा, एक में फिल इन द ब्लैंक खाली जगह छोड़ दूंगा, क्या वो डेटा फिल कर लेंगे? तो बताइए वो डेटा आपने कैसे फिल किया? तो आप कहेंगे वो X और Y की मदद से फिल किया। तो बताइए X Y कैसे हैं? क्या मोर इंफॉर्मेटिव है? X और Y कैसे हैं? क्योंकि अगर X Y आपको कोई दे देता है तो क्या आप टेबल के अननोन डेटा को फिल कर सकते हैं? इसका मतलब X Y कैसे है? मोर इंफॉर्मेटिव। अभी सवाल लगाएंगे तो और बात समझ में आएगी। क्लियर? तो बताइए ये लेस इंफॉर्मेटिव है, ये मोर इंफॉर्मेटिव है, ये थियोरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये देख के लिखा जाता है, ये रेट लॉ है, इसके लिए लैब में आदमी बैठाना पड़ता है। मेरे ख्याल से बात पहुंच गई तो यार अंगूठा दिखा दिया अगर एक बार, कि मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ अब तक बात, मेरे आपके बीच में सिर्फ अंगूठा ही है साहब जो मुझे आपसे जोड़ता है। चलिए आगे बढ़े। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, और वो सवाल जब आप करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ऐसे सवाल ही बनते हैं। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूं, देखिएगा लैंग्वेज क्या है। नई स्लाइड में आ जाइए, एक सवाल करते हैं, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए ऐसे सवाल भी आते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि सवाल केवल क्या कैलकुलेशन वाले ही आएंगे, क्या कंसेप्चुअल भी आते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक, इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। बताना अगर मैं आपसे कहता हूं रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से आता है, X और Y एक्सपेरिमेंट से आते हैं, तो क्या X Y कुछ भी आ सकते हैं? भाई अलग अलग रिएक्शंस होंगी, अलग अलग टेबल आएंगी, अलग अलग डेटा आएंगे, उनको डिकोड करेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। तो क्या X Y कुछ भी आ सकते हैं? रैंडम आंसर नहीं, तो लैब से आ रहे हैं, मैं थोड़ी कुछ प्लान कर रहा हूं, ये अपने आप आ रहे हैं। तो बताइए X Y कुछ भी आ सकते हैं, और अगर कुछ भी आ सकते हैं तो कभी कभी इत्तेफाक से क्या ये X इस N1 से मैच भी कर सकता है, और क्या कभी कभी इत्तेफाक से ये Y इस N2 से मैच भी कर सकता है। ध्यान दीजिए मैं इत्तेफाक बोल रहा हूं, इसका मतलब हमेशा नहीं होता। इत्तेफाक वही होता है जो डेफिनेशन ही यही है जो कभी कभी हो। तो बताइए क्या X कभी इत्तेफाक से N1 से मैच भी कर सकता है, और क्या Y कभी इत्तेफाक से N2 से मैच भी कर सकता है? इसका मतलब कभी कभी क्या X और Y N1 और N2 जैसे भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो क्या कभी कभी रेट लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा भी हो सकता है?
तो मैंने जब कभी कभी बोला तो क्या हमेशा हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं, मैंने पहले बोला कभी कभी। तो बताइए, क्या रेट लॉ हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन के जैसा होगा? ये भी गलत बात है। क्या रेट लॉ हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफरेंट होगा? ये भी गलत बात है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं बातें? ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से आपको बता देता हूं। अगर कोई आपसे कहता है मैं कुछ स्टेटमेंट पहले दे देता हूं आपको। रेट लॉ, फिर सवाल लगाते हैं, इज ऑलवेज डिफरेंट। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। जरा बताइएगा, कुछ बयान दे रहा हूं आपको। पहला, मैं ट्रू फॉल्स शुरू कर रहा हूं, जरा ट्रू फॉल्स शुरू कर रहा हूं, देखें कितने लोग सही करते हैं। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टार्ट करिए, फॉल्स शुरू। ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए, मैंने अगला स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दिया। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं टाइम की कितनी कदर करता हूं। ठीक है, समय मत बर्बाद करिए जिंदगी में कभी। प्रतीक मोहित स्वीकृति। देखिए, पहला स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा, रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट। हमेशा डिफरेंट होता है, गलत बात है। हमेशा थोड़ी डिफरेंट होता है, कभी कभी सेम भी होता है। ऑलवेज लिख दिया तो फॉल्स है, फॉल्स है। समझ में आ रही बात? ऑलवेज लिख दिया तो फॉल्स है। पता है, रेट लॉ इज ऑलवेज सिमिलर टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जरा सेकंड स्टेटमेंट पीले वाले के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। पीले वाले के लिए पोल स्टार्ट किया, इस वाले के लिए जल्दी से बताइए। ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज सिमिलर बोला, ऑलवेज सिमिलर। ये भी समझ में आ रहा है आपको? मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये स्टेटमेंट भी बताओ कैसा हो गया, ये वाला भी कैसा हो गया? ऑलवेज बोल दिया, ऑलवेज हमेशा सेम होता है? नहीं, हमेशा कहां सेम होता है, कभी कभी इत्तेफाक से सेम होता है। तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला भी फॉल्स है। आंसर सब लोगों ने फॉल्स ही दिया है। सही स्टेटमेंट फिर बताना, एक मैं और लिखता हूं जरा। चलिए, आयुष्मान रमनदीप मोहित। अब देखिए यहां पे तीसरा स्टेटमेंट, रेट लॉ मे बी similar and may be different from law of mass action। बेसिक कंसेप्ट सुधारिए पहले, तभी आपकी जमीन अच्छी होगी, तभी ऊपर फसल अच्छी आएगी साहब। रेट लॉ मे बी सिमिलर एंड मे बी डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। जल्दी से जरा ट्रू फॉल्स फिर से कर देना, जल्दी से बताइए। तीसरे बयान के लिए, लाल वाले के लिए जरा बताइए, क्या इस बार स्टेटमेंट मे बी लगा दिया तो क्या सही जवाब है? यस, इस बार ट्रू है। कई लोगों ने सही जवाब दिया, 97% ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। तो बताइए, तीन स्टेटमेंट आपको क्लियर? अगर बोलता ऑलवेज डिफरेंट तो फॉल्स, बोलता ऑलवेज सिमिलर टू फॉल्स, अगर बोलता रेट लॉ मे बी सिमिलर मे बी डिफरेंट तो ट्रू। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब मैं सवाल पे आ जाता हूं। चलिए, मैं अब सवाल पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पोल के रिजल्ट आते रहेंगे, आगे बढ़ते रहिए, समय वेस्ट मत करिए। रमनदीप, आयुष्मान, विकास, मैं 4 स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, आपको गलत बात पहचाननी है। पहला, रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देखिए, ये सब मैं टाइप करके भी रख सकता था, कई लोग ऐसा ही करते हैं, सब लिख देते हैं वहां पे, एकदम सब लिख देंगे बोर्ड पे उठा जैसे, और उसका उसको कहेंगे भैया चलो इतिहास की तरह पढ़े, लड़ाई कब हुई थी? 57 में हुई थी, अंडरलाइन। भैया फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट अंडरलाइन करके पढ़ाया जाए तो दोनों की मौत हो चुकी है, पढ़ने वाले की भी, और बाकी तो आप समझिए होंगे। कंसेप्चुअल चीजें हैं तो जरा सामने ही लिखेंगे, सामने ही समझेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तभी क्लैरिटी आएगी। ऐसे हम निबंध की तरह पढ़ेंगे कि चलो भैया अंडरलाइन कर लिया, आवाज समझ में आगे बढ़ जाए, तो कोर्स तो खत्म हो जाएगा जल्दी बहुत, लेकिन फिर आप भी खत्म हो जाएंगे, और वो तो पहले से खत्म था। वो तो पहले से खत्म था। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आजकल साहब कुछ दुकानें खुल गई छोटी छोटी, कहते 2 महीने में सब पढ़ा दूंगा। कुछ लोग कहते 2 महीने में सब पढ़ा दूंगा। चूरन बेच रहे हो क्या? सब पढ़ा दूंगा। कंसेप्ट की बात करेंगे तो समय तो थोड़ा लगेगा ना यार। अगर आपको कहता है 2 महीने में सब पढ़ा दूंगा साहब, तो यकीन करिए उस 2 महीने के बाद वो अगले 2 महीने आपकी जिंदगी में दोबारा फिर आने वाले हैं।
तो अगर आपको एक बार परफेक्शन से काम कर लेंगे तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो शॉर्टकट अगर आप नहीं, देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता साहब। अभी मैं सवाल लिख रहा हूं, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं। आप ये सोचिए कि मैं शॉर्टकट से निकल लूंगा। अच्छा, कई लोग इस बार कह रहे हैं पेपर आसान आ गया तो मैं पढ़ना ही बंद कर दूं क्या? पेपर आसान आ गया तो पढ़ना बंद कर दूं क्या? ये भी थोड़ा समझ लीजिए भैया, पेपर इस बार आसान आया, अगली बार डिफिकल्ट भी आ सकता है। और बल्कि आएगा, क्योंकि एक बार जब आसान होता है तो अगली बार गवर्नमेंट उसको बैलेंस करती है। और इस बार कोरोना की वजह से आसान आया था। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में मिसकंसेप्शन मत पाल लीजिए कि ऐसा पेपर हर बार आपको मिलने वाला नहीं। कभी आज तक नहीं मिला था, सिर्फ इस बार ही ऐसा हुआ है। और इस बार क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इतने समझदार तो आप ही कि इस बार मार्केट में अलग ही एक एनवायरमेंट है, इसलिए ऐसा किया गया। तो हर बार ऐसा नहीं होने वाला। अगली बार पेपर एवरेज प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ये लिख लीजिए आप। टफ भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि पेपर आसान आने वाला है तो मैं क्या पढ़ना ही बंद कर दूं क्या? क्या मैं वो चूरन एक गोली खा लूं और काम हो जाए मेरा? वो 2 महीने वाली, उससे नहीं होता साहब। सिलेक्शन नहीं होता उससे। उससे केवल सांत्वना मिलती है, आपको अच्छा लगेगा कुछ दिन और फिर आपको पूरी जिंदगी खराब लगेगा। तो आप पढ़िए पूरा कंसेप्चुअली, एक एक चीज को पढ़िए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सारी क्लासेस करिए, फोकस करिए। और ये जो टीम है आपके सामने अचीवर की, ये बेस्ट टीम है, इससे पढ़िए एकदम। इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट बनाए रखिए आप। अंत तक आपको यही ले जाएगी रिजल्ट तक। देखिए, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, गलत बयान कौन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। देखिए, गलत बयान आपको पहचाना है। पहला कह रहा है रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। देखिए पीछे पढ़िए, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए रेट लॉ कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। यस, तो बात तो सही है, हमें गलत बात बतानी है। तो ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन आंसर गलत है क्योंकि गलत पूछा है। समझ पा रहे हैं? बात सही है लेकिन आंसर गलत है क्योंकि गलत पूछा है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल प्रपोजल। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। बिल्कुल सही बात है, बात सही है लेकिन आंसर गलत है क्योंकि गलत पूछा है। बात सही है लेकिन आंसर गलत है क्योंकि गलत पूछा है। समझ पा रहे हैं? तीसरा पढ़िए, रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव, ज्यादा सूचनात्मक होता है देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर डेवलपिंग मैकेनिज्म। जब आप मैकेनिज्म डेवलप करेंगे तो आपको ज्यादा सूचनाएं लगेंगी। तो रेट लॉ ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। कि रेट लॉ क्या सही में ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है? यस, पीछे पढ़ लीजिए आप, रेट लॉ ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। बात फिर से सही है, बात फिर से सही है लेकिन आंसर गलत है क्योंकि गलत पूछा है। आखिरी, अब इतना करने के बाद क्या आप चौथा भी पढ़ेंगे वहां एग्जाम में? क्या आप चौथा भी पढ़ेंगे? तो इसके बाद भी अगर आप चौथा पढ़ रहे हैं तो समझिए साहब आप पढ़ नहीं रहे, पीछे से आवाजें आएंगी, फॉर्म ले जाओ ना प्लीज। अपने आप खत्म हो गया। तीन में आपको तीनों में बातें सही मिली तो चौथी बात गलत होनी चाहिए ना भाई। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट, अभी बताया मैंने आपको, ऑलवेज लगा दिया, ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। गलत बात है। ऑलवेज हमेशा डिफरेंट होता है, कभी कभी सेम भी तो होता है। तो ऑलवेज डिफरेंट, बात गलत है, बात गलत है लेकिन यही सही है क्योंकि गलत ही तो पूछा है। बात गलत है लेकिन यही सही है। ध्यान सुनिए, बात गलत है लेकिन यही सही है क्योंकि गलत ही तो पूछा है। कितनों बात समझ में आ गई? कितनों बात एक बार अंगूठा दिखा दो भाई जोरदार तरीके से अगर बात समझ में आ गई। चलें आगे बढ़े फिर। ओके डन। चलिए, मेरे ख्याल से बात पहुंच गई लोगों तक। तो आपको देखिए, मैं बेसिक कंसेप्ट से जब शुरू कर रहा हूं तो मैं आपको हर बात पढ़ा रहा हूं, तो आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मेरी क्लास के अलावा, फिजिकल केमिस्ट्री की गारंटी मेरी है, मेरी क्लास के अलावा आपको कोई किताब नहीं, नो बुक, नो एक्स्ट्रा बुक, कोई किताब नहीं पढ़नी है। नो एनसीईआरटी इन फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो कंडीशन प्रोवाइडेड, नो एनसीईआरटी इन फिजिकल केमिस्ट्री। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा इनऑर्गेनिक में मत पढ़ना। नो एनसीईआरटी इन फिजिकल केमिस्ट्री, और यहां पे कंडीशन अप्लाई है। कौन सी? अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे वो आप जिम्मेदार हैं। ठीक बात है? तो मैं ही किताब हूं, मैं ही सवाल हूं, मैं ही जवाब हूं। बस मुझे फॉलो करिए, जस्ट फॉलो मी। एक ही मंत्र है, मुझे फॉलो करिए, मैं सब कवर करता हूं। मेरी क्लासेस देख लीजिए आप, लेक्चर में एक भी बात नहीं छूटेगी। तो जस्ट फॉलो मी। आगे बढ़ता हूं। अब मेरे को एक बात बताना, मैंने आपको रेट लॉ बता दिया, मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बता दिया। बताना अब आगे क्या कंटिन्यू करूं? आगे लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ूं या रेट लॉ पढ़ूं? क्या पढ़ूं बताना? तो मैं रेट लॉ पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? मैं चैट ओपन नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, रेट लॉ पढ़ूंगा। क्यों रेट लॉ पढ़ूंगा बताना? क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ध्यान दीजिए, इसके पास ज्यादा सूचनाएं हैं आपको बताने के लिए। तो मैं क्या पढ़ूंगा? रेट लॉ पढ़ूंगा क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। समझ पा रहे हैं बात? तो ध्यान दीजिए, जो लेस इंफॉर्मेटिव उसको छोड़ दो, इतनी सूचना मिलनी थी, हो गया। अब मैं आगे इसका नाम कभी भी नहीं लेने वाला। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन को यहीं छोड़ दूंगा। उससे एक सवाल होना था, वो आपने कर लिया अभी तुरंत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला। अब आप आगे कंटिन्यू करेंगे रेट लॉ को। तो मैं आगे की स्लाइड में चलता हूं। जो यहां तक होना था लॉ ऑफ मास सेक्शन के साथ, वो हो चुका है। ये सवाल आपने लगा लिया है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आप आगे बढ़ जाइए। क्लियर मामला? अब मैं जब आगे चलूंगा तो मैं यहां पे जो भी डिस्कशन करूंगा वो किसका डिस्कशन होगा बताना? जो आगे जो भी डिस्कशन करूंगा वो किसका डिस्कशन होगा? वो डिस्कशन होगा किसका? रेट लॉ का।
मैं लॉ ऑफ मास सेक्शन की बातें करना बंद कर चुका हूं, अब मैं एक्सपेरिमेंटल मोर इंफॉर्मेटिव बातें करूंगा। मेरे से कहता है वो, ये रिएक्शन आपने ली थी अभी? मैंने कहा ओके। उसने कहा इसका रेट लॉ लिखा था आपने? मैंने कहा ओके। क्या लिखा था? मैंने कहा था ये लिखा था, ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। फिर दो सवाल पैदा हुए थे, एक्स और वाई कौन है? मैंने जवाब दे दिया आपको पीछे। फिर कहेगा यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या एक कांस्टेंट लग जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल लग जाएगा। और कांस्टेंट का नाम हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं आप इसको बोलेंगे परफेक्टली आपने क्या लिख दिया? रेट लॉ। अब मेरे को एक बात बताइए, इस रेट लॉ के अंदर आर कौन है, के कौन है, एक्स कौन है, वाई कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कौन है और कंसंट्रेशन ऑफ बी कौन है? क्या मैं ये सब बातों में से कुछ बातें आपको पहले ही बता चुका हूं? नई चीजें बता देता हूं। आर कौन है बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन। कोई पूछे के कौन है बताना, ये आर एक्सन का मतलब रिएक्शन। के कौन है बताओ? के कहेंगे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट के अंदर कांस्टेंट है तो नाम क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। एक्स कौन है? मैं बता चुका हूं पीछे, ऑर्डर पीछे विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई में पीछे बता चुका हूं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ए कौन है? बहुत पहले बता चुका हूं, एक्टिव मास ऑफ ए। ये बी क्या लिखा है? एक्टिव मास ऑफ बी। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जा। अब अगला पॉइंट होता है कि आपको रेट लॉ मिल गया। अब आपको जो भी इस चैप्टर में, जब भी मैं इस चैप्टर में यहां बात करूंगा तो हमेशा रेट लॉ की करूंगा। अब मैं कभी लॉ ऑफ मास एक्शन का जिक्र दोबारा नहीं करूंगा। तो बताइए, मैं आगे अगर कभी मेंशन ना करूं तो आप समझ जाना ये मैंने रेट लॉ लिखा हुआ है। अब बताओ, ये जो के नाम का व्यक्ति है, इसके नाम कौन है ये? तो इसके नाम सुनिए, के नाम। के का नाम है पहला रेट कांस्टेंट, ये तो आप समझ चुके हैं। एक और नाम इसका आप दे सकते हैं, कभी कभी लिखा मिलेगा आपको, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो रेट वेलोसिटी एक ही बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक और नाम आपको मिलेगा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये तीसरा नाम थोड़ा आप समझ लीजिए, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये भी इसी का नाम है। ये तीसरा नाम इसका कैसे पड़ा इसको थोड़ा समझ लीजिए, बाकी दो तो क्लियर है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये कहां से आया? ये यहां से आया, सुनिए ध्यान से। अगर मैं यहां पे एक्टिव मास ऑफ ए को 1 मोलर पुट कर दूं और एक्टिव मास ऑफ बी को भी 1 मोलर पुट कर दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा? देन अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर पावर x लगी हुई है। कह रहे हैं x पता ही नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे? अरे 1 के ऊपर x लगा दो 1 ही होता है। 1 एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर कुछ भी लगा दो वो 1 ही रहता है। समझ पा रहे हैं? 1 टू द पावर y कितना होगा भैया? 1 टू द पावर y, करिए, ये तो नई बात बताई जीवन में। 1 टू द पावर y कितना था? 1 होता है। समझ पा रहे हैं? तो बताना, जब आप a को 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 पावर x कितना? 1। 1 पावर y कितना? 1। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देन r विल बी इक्वल टू k। r विल बी इक्वल टू k। तो बताओ r k के बराबर कब हो जाएगा? r k के बराबर कब हो जाएगा? क्या हमेशा हो जाएगा या फिर सिर्फ तभी होगा जब a और b 1 होंगे? जब सभी होगा जब a और b दोनों 1 होंगे। तो बताइए, ये जो स्पेसिफिक कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है बताओ? ये स्पेसिफिक कंडीशंस है, ऐसा हमेशा थोड़ी होता है। ये स्पेसिफिक कंडीशंस है। और बताइए, इन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो k की वैल्यू आती है वो रेट के बराबर आ जाती है। तो k को आप रेट बोल सकते हैं, लेकिन कब बोल सकते हैं? कब बोल सकते हैं? k को आप रेट बोल सकते हैं, लेकिन कब बोल सकते हैं? हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, तब बोल सकते हैं जब स्पेसिफिक कंडीशन हो। तो k का नाम क्या हो गया? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तभी इसका नाम क्या पड़ा है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर है कंसेप्ट? हेलो, बात क्लियर? चलते जाए आगे, अगले मुद्दे पे आ जाइए। रेट लॉ हो गया, रेट लॉ में आपको केस समझा दिया मैंने। और अभी जो मैंने बात बोली यहां पे, इसको आगे मैं सवाल में यूज करूंगा। अब मैं सवालों की तरफ बढ़ रहा हूं। चलिए सवाल स्टार्ट। 11 नंबर पे आ जाइए। 11 नंबर की पोलिंग करा रहा हूं, आप लोग फटाफट जवाब देंगे। अब हम लोग सवाल लगाएंगे, कंसेप्ट बिल्कुल रेडी हो गया अपने। चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, और ये रहा पोल। स्टार्ट। लेकिन पहले कंसेप्ट तैयार कर लिया करिए, फिर आप सवालों की तरफ बढ़ा करिए, तो सारे सवाल लग जाएंगे फटाफट एक झटके में। नोट्स बनाते रहिएगा भाई, रिवाइज करते रहिएगा लेक्चर, बार बार मैं बातें बोलता हूं। चलिए, पोल में 31% लोग सही जवाब दे रहे हैं। मैं कुछ बातें करना शुरू कर देता हूं, सुनते जाइए आप। देखिए यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी दिया हुआ है और माइनस डी बी बाई डी टी पूछा हुआ है। और देखो ये रेट लॉ के फॉर्म में दिया हुआ है। शेयर लीडर बोर्ड आ चुका है, सुमित, नेहा, प्रियम। देखिए सुनिए ध्यान से, ये आपको दिया माइनस डी ए बाई डी टी यानी कि ए के खत्म होने की रफ्तार, ये माइनस डी बी बाई डी टी यानी कि बी के खत्म होने की रफ्तार। ए के खत्म होने की रफ्तार अगर इतनी है ये, तो पूछा बी के खत्म होने की रफ्तार कितनी होगी। तो सामान्य ज्ञान आप पहले पढ़ चुके हैं। बताओ इनके बीच में क्या रेशियो है? इसका 2 कोफिशिएंट है तो इसका 1 कोफिशिएंट है। क्या आप कर चुके हैं ऐसी बातें पहले? यस। बताइए, क्या ए की जो रफ्तार होगी क्या वो बी से डबल देखो दिख रही है? अगर बी की 1 है तो ए की 2 है,
तो क्या ए की रफ्तार डबल है? ए की डबल है तो ये भी बोल सकते हैं क्या बी की आधी है? बी की रफ्तार क्या ए से आधी है? बी की रफ्तार क्या ए से आधी है? तो देखो बी की जो रफ्तार होगी क्या वो इस ए से आधी होगी? और आधी होगी तो इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, इसका आधा करते क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर बी1। खत्म हो गया सब। अब इस सवाल में कई लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, कहने मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा, मैं वो लिखूंगा, मैं अरे भैया एक लाइन में सवाल खत्म होता है। इन दोनों के बीच में रेशियो 2:1 है, यानी कि जो बी की रफ्तार है वो अगर 1 है और ए की अगर 2 है तो बी की आधी हो गई, तो बी की रफ्तार आधी होगी, खत्म हो गया। बी की रफ्तार पूछी है तो ए से आधी कर दो, खत्म हो गया। टिक करो, भागो, खत्म हो। क्या लगाओगे इस सवाल में? समझ पाए? लेकिन ये सब सवाल आप तभी समझ पाएंगे जब आपने वो जे समझो शुरू में, जो मैंने रेशियो वाली बातें बताई थी। अगर आपको रेशियो समझ में आते हैं, वो जो मैंने आपको मास रेशियो, मोलर रेशियो वो समझ में आते हैं, तभी आप ये सब कर पाएंगे फटाफट। ये हर आदमी जल्दी नहीं कर पाता है। चले नेक्स्ट, अगला सवाल 12 नंबर लगाएंगे जल्दी से। 12 नंबर लगाएंगे, मैं पोल शुरू कर रहा हूं फटाफट। लीजिए पोल स्टार्ट। 12 नंबर, और कुछ लोगों की कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी ब्रेक होना शुरू हो गई है मुझे लगता है। बात है, ये जो 2 वर्ड मैं बोलता हूं ये सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं, होते बहुत कम लोगों से हैं। और जिनसे होंगे मैं बता रहा हूं आपको, यकीन दिला दे रहा हूं, आज तक जिनसे हुए हैं उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। सुमित, प्रतिभा, अमोल। बीच में अगर टूट गई ना कंसिस्टेंसी तो साहब फिर खेल खत्म। मैंने आपको पहले भी बोला था 1/2, 1/3, 1/4। देखिए तीनों की ऑर्डर दी हुई है ना। देखिए ए के ऊपर पावर, बी के ऊपर, तो तीनों की ऑर्डर दी, तो क्या करो बताओ, इन तीनों को जोड़ दो उठा के, ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगी क्या? खत्म हो गया सवाल। मैंने आपको पीछे बताया था ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दो, पावर को जोड़ो, कितना हो जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, और ये 2 6 12, और ये 3 4 12, और ये 4 3 12, जोड़ दो उठा के, तो क्या 13/12 आंसर आ रहा है? हेलो, खत्म। क्लियर मामला? चले आगे नेक्स्ट। अब ये सवाल सिमिलर है मेरे ख्याल से, आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों को उठा के बस जोड़ना है, 1/2, 1/2, 1/4, कुछ नया नहीं है। ये देखो 1 बन जाएगा, 1 + 1/4 कितना हो जाएगा? ये देखो 1/2, 1/2, 1 हो गया, और 1 + 1/4 तो कितना हो गया? 5/4। खत्म हो गया। कर लेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़े। चलिए 13 नंबर भी खत्म, 12 नंबर भी खत्म, और आगे बढ़िए। अगला सवाल ये आया 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। इनको समझते हैं। ये देखिए टेबल वाले सवाल, इनको जब आप समझेंगे तो आपको थोड़ा सा फिर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा फिर पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको इन सवालों को करने के कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले बता देता हूं, उनको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो कंसेप्ट आपने समझ लिए तो हर सवाल लग जाएगा, हर सवाल लग जाएगा। लेकिन पहले उनको समझ लीजिए थोड़ा। देखिए जब भी आप ऐसा सवाल लगाएं तो कुछ बातें समझ लीजिए। अभी आपने सीखा कि जो रेट लॉ होता है, देखिए थोड़ा कंसेप्चुअल बातें स्टार्ट हो रही, न्यूमेरिकल की तरफ समझते जाइए। रेट प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, ये पढ़ा आपने, यही तो रेट लॉ है ना भाई। अब कंसेंट्रेशन किसका देख लेंगे, ऑर्डर किसकी, उसकी जिसकी बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल बात यही है। अब मेरे को बताना ऑर्डर क्या चीज है, फिर ऑर्डर क्या चीज है। देखिए ऑर्डर एक नंबर है, एक डिजिट है ऑर्डर, जो डिजिट हमें ये बताती है कि अगर मैं कंसेंट्रेशन को बदलूंगा, ध्यान से सुनिए, कंसेंट्रेशन को जो मैं बदलूंगा तो उसके बदलने का रेट पे कैसा असर होगा। कंसेंट्रेशन को जब मैं बदलूंगा तो उसके बदलने का रेट पे कैसा असर होगा, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है? ऊपर लगी हुई पावर, और वही क्या है? वही ऑर्डर है। तो ऑर्डर एक नंबर है जो डिसाइड करता है कि जब मैं कंसेंट्रेशन को बदलता हूं तो रेट पे उसका कैसा असर पड़ता है। अगर ये पावर चेंज होती जाए, +1 +2, -1 -2, +1/2, तो उसका जो असर है कंसेंट्रेशन के बदलने का रेट के ऊपर, वो भी बार बार चेंज होता रहेगा। तो ऑर्डर डिसाइडिंग फैक्टर है, एक डिजिट है, एक नंबर है, जो ये डिसाइड करती है कि जब मैं कंसेंट्रेशन को चेंज करता हूं तो एक्सपेरिमेंटली रेट पे क्या असर पड़ रहा है। वो फैक्टर डिसाइड करता है ऊपर लगी हुई पावर, बराबर। अब मेरे को बात थोड़ा और समझनी है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मान लो मैं यहां पे आपको कहता हूं कि कंसेंट्रेशन को मैंने कुछ टाइम्स किया, ठीक, और रेट कुछ टाइम्स हो गया, और उसकी मदद से मुझे ऑर्डर डिसाइड करनी है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे अगर मैं एक टेबल बनाना शुरू करूं, कंसंट्रेशन को मान लो मैंने 2 गुना किया, मान लो मैंने 2 गुना किया, और रेट मान लो 2 गुना हो गया। देखिए 2 लिखने का मतलब यहां पे ये नहीं कंसंट्रेशन की वैल्यू 2 है, कंसंट्रेशन की वैल्यू तो नहीं है, कंसंट्रेशन की वैल्यू तो नहीं है, कंसंट्रेशन का डेटा को 2 टाइम्स किया है, कंसंट्रेशन के डेटा को 2 टाइम्स किया। क्या बात समझ पा रहे हैं? वैल्यू तो नहीं है, 2 टाइम्स किया। तो रेट कितने टाइम्स हो गया? रेट 2 टाइम्स हो गया। क्लियर? 2 गुना करने पे कंसंट्रेशन अगर रेट 2 गुना हो जाता है तो पूछा ऑर्डर कितनी होगी, ये सब।
तो क्या ऑर्डर +1 होगी? कैसे निकाला आपने बताना? यही लॉजिक फॉलो करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। कैसे फॉलो किया? रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। अब बताओ कोई मुझसे कहता है कि अगर मैं इसको 2 गुना करता हूं 2 टाइम्स, जितना था उससे डबल कर दिया, तो बताओ ये भी अगर 2 टाइम्स हो जाता है तो इस 2 के ऊपर, ये कंसंट्रेशन के ऊपर क्या लगा दूं पावर, यहाँ पे पावर क्या लगा दूं जिससे कि 2 के ऊपर क्या पावर लगा दूं कि आंसर 2 ही आ जाए। सवाल तो यही है ना, 2 के ऊपर क्या पावर लगा दूं कि आंसर 2 ही आ जाए। तो उसका जवाब आपके अंदर से निकल रहा होगा बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी। 2 के ऊपर पावर क्या लगा देंगे आप? 1 लगा दो। जैसे आप 1 लगाएंगे तो आपको आंसर 2 मिल जाएगा, यानी कि पावर 1 लगी। पावर 1 लगी मतलब ऑर्डर 1 हो गई, खत्म हो गया, +1। क्लियर, आसान बात है। फिर बताओ, कहता है 2 गुना किया और 4 गुना हो गया, तो कंसंट्रेशन को, इसका मतलब समझ पा रहे? देखिए, कंसंट्रेशन को 2 गुना किया है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, कंसंट्रेशन की वैल्यू 2 नहीं है, कंसंट्रेशन को 2 गुना किया है। 1.2 था तो 2.4 कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो रेट 4 गुना हो गया। तो बताइए ऑर्डर क्या होगी? निकाल लेंगे, यही तरीका। देखिए हर बार आपको एक ही चीज सोचनी है, कंसंट्रेशन कितने गुना हुआ यहां लिख लो, रेट कितने गुना हुआ यहां लिख लो, प्रोपोर्शनल लगा लो। अब आप सोचो कि इसके ऊपर क्या पावर लगा दूं 2 के ऊपर कि जिससे 4 बन जाए। कंसंट्रेशन की खोपड़ी पे क्या पावर लगा दूं जिससे कि ये रेट वाला आंसर आ जाए। तो 2 के ऊपर क्या पावर लगाओगे? +2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्या +2 ऑर्डर हो गई? डन है। फिर आपसे कहता है कंसंट्रेशन 2 गुना किया, बात को और आगे बढ़ाइए, और ये 8 गुना हो गया, तो केस बार फटाफट बता देंगे। बताओ कंसंट्रेशन 2 गुना किया और रेट 8 गुना हो गया, तो बताओ कंसंट्रेशन 2 गुना किया, रेट 8 गुना हो गया, तो पावर क्या लगी होगी इस बार? +3। हेलो, क्या करते जा रहे हैं फटाफट आप? अगला पॉइंट, कंसंट्रेशन 2 गुना किया, कंसंट्रेशन 2 गुना किया और जो रेट था वो सेम है, वो रेट सेम ही रहा, चेंज ही नहीं हुआ। तो बताइए मेरे को, जरा चैट इनेबल कर रहा हूं, सेम होने का क्या मतलब होता है? सेम होने का मतलब कितने टाइम्स? जैसे आप लिख रहे हैं ना 2 4 8, यहां कितने टाइम्स? कई लोग लिख रहे हैं 0 टाइम्स, कुछ लिख रहे हैं 1 टाइम्स। सही जवाब है भैया 1 टाइम्स। ध्यान दीजिए, कोई चीज जितनी थी अगर उतनी ही रह गई, कोई चीज 50 थी और 50 ही रह गई, तो 50 50 ही रह गया, तो 1 गुना हुआ है वो। 0 गुना कर देंगे तो भैया 0 हो जाएगा। थोड़ी मैथ संभालिए, 50 का 0 गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 50 इंटू 0 0 होता है। हेलो, तो 1 गुना हुआ है। समझ पा रहे बात? पावर नहीं पूछ रहा चाचा, छत से उतरो। सवाल मैंने क्या पूछा था, आप सुना ही नहीं। मैंने क्या बोला? कंसंट्रेशन 2 गुना, इसीलिए कह रहे तीर बाद में चलाया करिए, पहले देख तो लिया करिए सामने कौन है, क्या पूछा है उसने। कुछ भी पूछेगा एक ही आंसर दो क्या, कि छत पे चढ़ाओ मैं तो एक ही आंसर दूंगा? अरे कंसंट्रेशन 2 गुना किया, मैंने कहा रेट सेम है, रेट सेम है तो पूछा हूं यहां क्या फिल करूं। जैसे यहां 2 गुना फिल कर रहे हो, यहाँ 4 गुना फिल करो, यहाँ 8 गुना फिल करो, यहाँ कितने गुना फिल करो? तो आप कहेंगे 1 टाइम्स। क्या बोलेंगे? 1 टाइम्स। तो बताइए 2 गुना करने पे 1 टाइम्स हुआ। पावर अब पूछिए, अब बताओ जो बता रहे थे, पावर अब पूछिए, अब बताओ यहां क्या फिल करोगे? समझ पा रहे हैं? तो बताना क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन 2 गुना, रेट हुआ 1 गुना। तो सवाल का तरीका वही होगा, 2 के ऊपर क्या पावर लगा दूं, तरीका वही होगा, तरीका वही होगा। क्या तरीका होगा बताना? 2 के ऊपर क्या पावर लगा दूं, 2 के ऊपर क्या पावर लगा दूं यहां पे जिससे कि आंसर, 2 के ऊपर क्या पावर लगा दूं जिससे कि आंसर 1 बन जाए। क्लियर? तो बताओ क्या पावर लगा दूं 2 के ऊपर? 0। 2 के ऊपर क्या पावर लगा दो जिससे आंसर 1 बन जाए? तो कहेंगे 2 के ऊपर 0 लगा दो। जैसे 2 के ऊपर आप 0 लगाएंगे तो आंसर क्या बन जाएगा पर? तो बताओ ऑर्डर कितनी आ गई? समझ में आ रही बात सबको भैया? 2 के ऊपर का से कहता है 2 गुना कंसंट्रेशन को किया, कंसंट्रेशन को 2 गुना किया और रेट देखो सेम हुआ। सेम का मतलब 1 टाइम्स, सेम का मतलब 1 टाइम्स। तो रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर। तो बताइए कंसंट्रेशन 2 गुना किया, रेट 1 गुना हुआ, तो पावर में क्या लगेगा? पावर में 0 लगेगा। तो बताइए पावर में 0 लगेगा मतलब आंसर क्या हो गया? 0 ऑर्डर रिएक्शन है। कितनों को बात समझ में आ गया? अंगूठा दिखा दो भैया अगर सबको बात समझ में आ गई एक बार जोरदार तरीके से। फिर और आगे बढ़े और जहरीला काम करते हैं, धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता जाएगा और अंत जब मैं करूंगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखते जाइए। चले चलिए, 3000 थम्स अप आ चुके हैं, मतलब मामला सही चल रहा है। चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूं। 3.5 4, चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब मामला सही चला, इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब टेबल को आप आगे बढ़ाइए। देखिए धीरे 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 आप बात को, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते जाइए। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, टेबल आगे बढ़ रही है। कंसंट्रेशन, जितना आप टेबल में क्वेश्चन यहां पे कर लेंगे उतना ही आपको आगे आसानी होगी। यहां पे मैंने कहा रेट और यहां मैंने कहा टाइम्स, यहां मैंने कहा ऑर्डर। बताइए क्या आपको मैंने 2 वाला टेबल का मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया? कल को अगर 3 वाला आएगा तो क्या आप नहीं कर लोगे? बताओ अगर 3 वाला आएगा तो नहीं? एक और प्रैक्टिस करा देता हूं जल्दी से। बताओ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 9 गुना 3 गुना 27 गुना 3 गुना सेम। तो क्या आप फटाफट आंसर इस बार दोगे या थोड़ा टाइम लगाओगे? इस बार क्या जल्दी आंसर दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस पिछली वाली हो चुकी तो? हेलो,
जल्दी जल्दी आंसर देंगे, बताना फटाफट क्या आंसर देंगे, बोलो फटाफट। 3 गुना होने पे 3 गुना, तो पावर बताओ कितनी होगी? 3 गुना होने पे 3 गुना, पावर बताओ। बस आपको सोचना क्या है, ये देखो कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर क्या इसकी खोपड़ी पे क्या लगाऊं, इसकी खोपड़ी पे क्या लगाऊं जिससे ये आ जाए, जिससे आ जाए। बताओ 3 के ऊपर क्या लगाओ कि 3 आ जाए? +1। यहां देखो 3 के ऊपर क्या लगाओ कि 9 आ जाए, 3 के ऊपर क्या लगाओ कि 9 आ जाए? स्क्वायर। हेलो, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 के ऊपर क्या लगाऊं कि 27 आ जाए, 3 के ऊपर क्या लगाऊं कि 27 आ जाए? क्यूब। 3 के ऊपर क्या लगाऊं कि 1 बन जाए, सेम हो जाए मतलब 1 बन जाए। 3 के ऊपर क्या लगाऊं कि 1 बन जाए? 3 की पावर 0 लगा दो आप, 1 बन जाएगा। हेलो, क्या समझ पा रहे हैं? पावर 0 लगा दें। क्लियर है मामला? चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो आपसे कहता है 3 गुना करने पे, थोड़ा चेंज करते हैं, 1/3 हो गया। अब बताओ जरा, चैट फिर से इनेबल करो, बताना 3 गुना करने पे 1/3 हो गया। अब जरा बताना क्या होगा, बताओ। सवाल का जवाब वैसे ही निकलेगा जैसे आप सोचा। 3 के ऊपर क्या लगाओ कि 1/3 बन जाए? -1। -1 आप बता रहे हैं कुछ लोग। 3 के ऊपर क्या लगाएं भैया? 3 के ऊपर -1 पावर लगाओगे तभी तो इन्वर्स करोगे, तभी तो 1/3 बनेगा। छत से उतरिए, बार बार आप छत पे चढ़ जाते हैं। छत से उतरिए, नीचे आइए, कहें छत पे मौज आ रही, धूप चल रही वहां। तो भैया 3 के ऊपर क्या लगाऊंगा? 3 गुना किया, 1/3 हो गया, तो -1। खेल लेंगे इस प्रकार का खेल। खेल को और जहरीला बनाता हूं, और अंदर चलते। मैंने कहा धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं मैं कूद के जाता हूं, लेकिन जब जाता हूं ना, वहां तक जाता हूं जहां तक जो है लोग सोच पाते हैं, सिर्फ सोच पाते हैं, और अंदर चलते हैं। खेल को थोड़ा सा और जहरीला बनाते हैं। अब मैं चैट फिर से इनेबल करूंगा और इस बार आपको जवाब देने, जरा देखिए कितने लोग सही जवाब देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, कि मैंने 8 गुना कर दिया और ये 2 गुना हो गया। चैट इनेबल करो, जल्दी से बताइए, 8 गुना 2 गुना। काम चालू हो गया, देखो भाई, 8 गुना 2 गुना करते काम चालू हो गया। लोग ऐसे करने लगे, क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, तुम्हें समझ में? हाँ भाई, 8 गुना करने 2 गुना क्या होगा? आधे कुछ दे रहे, अब आप देख देख के आंसर दे रहे हैं सब, ऊपर वाले ने क्या दिया। कितने लोगों ने सेम दिया, वो वही दे दो। तो आओ समझे भैया, लेकिन कंसेप्ट बनाए रखिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, हमेशा यही सोचना है, 8 की खोपड़ी पे क्या लगा दूं, 8 की खोपड़ी पे क्या लगा दूं कि 2 आ जाए, रेट 2 आ जाए। कंसंट्रेशन की खोपड़ी पे क्या लगा दूं कि रेट वाला आंसर आ जाए, यही सोचना है ना। तो बताओ 8 की खोपड़ी पे क्या लगाओगे? 8 की खोपड़ी पे क्या लगाओगे? क्यूब रूट लगा दो, 2 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कह रहे मैं ये सब नहीं सोच पाता हूं, मेरे तेज दिमाग में ये सब बातें बिजली की तरह कौंध नहीं पाती, मैं क्या करूं? सुनिए, हो गया, ठीक है। लैग हुआ था, ठीक है। अभी सही है ना? चलिए सुनिए, मैं चैट एक बार बंद कर रहा हूं। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता भैया मेरे को समझ में नहीं आता, बेसिक मैथ्स पढ़ी नहीं मैंने, है ना, तो मेरे को कुछ समझाओ जरा। कह रहे हैं कि मैं पैदल, तो मैं क्या करूं? कह रहे हैं आप ऐसे सोच लो, उल्टा सोच लिया करो। 2 के ऊपर क्या लगाएं कि 8 आ जाए? तो कहेंगे 2 के ऊपर क्यूब लगा दो तो 8 आ जाता है। कह रहे ये समझ में आता है, तो भैया इसको उधर भेज दो, इस 3 को उधर भेज दो। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 8 के ऊपर, यहाँ कुछ लगा ही नहीं, करें 8 के ऊपर 1 लगाए चाचा, 8 के ऊपर 1 लगाए, 3 उधर जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा? 8 पावर 1/3। तो इधर कितना बचेगा? 2, अकेला हो जाएगा, ये खत्म हो गया। कहना अब ठीक है, अब राहत की सांस ली मैंने, कि तो समझ में आ गया भैया। पैदल व्यक्तियों का मैं पूरा सम्मान करता हूं, मतलब जमीन में धसे हुए, है ना, हर प्रकार के लोग, सबका स्वागत है लोकतंत्र में। आगे बढ़ते जाइए। अगला मैं थोड़ा सा और हल्का सा लेवल बढ़ा रहा हूं। देखिए, कल को मैंने आपसे कहा 2√2 टाइम्स कर दिया और 8 टाइम्स हो गया। इसका तो आंसर आ गया, देखो पहले इस पे आ जाओ। इसका आंसर हो गया कितना? 1/3। अब अगला मैं चैट इनेबल कर रहा हूं। 2√2 8, 2√2 8। फिर से मामला फंस गया, देखो 2√2 और 8। देखिए सोचने का तरीका वही होगा, 2√2 के ऊपर क्या लगा दूं कि 8 आ जाए, तो 2√2 के ऊपर स्क्वायर लगा दो तो 8 आ जाएगा। चेक करो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 2√2 को, इतना तो देखते समझ में आ रहा है। 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, 2 2 4 और ये √2 2 तो 4 2 8 आ गया ना। तो बताओ 2√2 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो +2। 2√2 का स्क्वायर कर दो, समझ में आ गई सबको बात? डन। 2√2 का स्क्वायर कर दो, समझ में आ रही बात?
कई लगे बड़े कुछ और ही आंसर। अरे भैया देखो 2√2 था, कह रहे इसकी खोपड़ी पे क्या लगाऊं जिससे कि आंसर 8 बन जाए। सामान्य ज्ञान लगाइए। तो बताओ, इसकी खोपड़ी पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और जैसे 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 बन जाएगा। तो यानी कि क्या करें, स्क्वायर लगाएं, तो आंसर क्या हो गया +2। चलें आगे नेक्स्ट पे। फिर आपसे कहता है 8 गुना किया और रेट 2√2 टाइम्स हो गया। कहीं जंगल भाग जाऊं ज्यादा करोगे तो। हाँ भाई बताओ अगला। कहीं इस बार भाग जाऊंगा जंगल, अब नहीं रुकूंगा मैं यहाँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं। हाँ भाई 8 गुना अभी सिखाया आपको, देखिए 8 गुना करा और 2√2 टाइम्स हो गया। मैंने कहा धीरे धीरे मैं मामला जहरीला करता जाऊंगा, तनाव बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कर लेंगे। पीछे सिखाया देखो अभी आपको। देखो 2√2 का स्क्वायर किया तो 8 आ गया, 2√2 का स्क्वायर किया तो 8 आ गया। तो भैया उल्टा सोचो, 8 के ऊपर पावर 1 लगी है, तो यहाँ पे अगर 2 डिवाइड करोगे, यहाँ पावर में अंडर रूट ले लो, यहाँ अंडर रूट ले लो, वहां तो यहाँ 2 डिवाइड करोगे, वहां भी 2 डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ 2 डिवाइड, यहाँ 2 डिवाइड। देखो तो ये कितना बन गया, 2√2 पावर 1 इज इक्वल टू 8 पावर 1/2। लीजिए 8 गुना करने पे अगर 2√2 हुआ है तो 8 की खोपड़ी पे क्या लगाऊं बताओ, 8 की खोपड़ी पे 1/2 लगाओ जिससे कि 2√2 बन जाए। अंडर रूट ले लो, क्लियर है मामला। तो बताओ 8 की खोपड़ी पे क्या लगाएं, अंडर रूट, अंडर रूट मतलब 1/2। कितनों को बातें समझ में आ रही है, एक बार जरा सब लोग उठा दिखा दो भैया बात समझ में आ रही। तो ये सब जब डेटा में आता है तो लोग भाग जाते हैं घर छोड़ के, क्लियर है। कहते मैं नहीं करूंगा, मेरे में बेमानी है, तो मेरे को 2 वाला दो, मेरे को 2 वाला दो। अरे ऐसा थोड़ी चलता है हर बार 2 वाला दो, कुछ भी आ सकता है ना भैया। अगला लो, अगर आपको वाकई बात समझ में आ गई है, क्या आपको समझ में आ गई वाकई बात? यस। चलो अब मैं चेक करता हूं क्या आपको वाकई बात समझ में आ गई क्या। 8 गुना किया, सुनना जरा, 8 गुना किया और 2.8 टाइम्स हो गया। ऑर्डर बतानी, चैट इनेबल कर रहा हूं, जरा बता दीजिए तो मौज आ जाए। 8 गुना किया और 2.8 टाइम्स हो गया, कर लेंगे क्या? कितने कर लेंगे? अच्छा ये टाइप कर दो, कितने लोग कर लेंगे, कितने लोग कर लेंगे? यस यस यस, करना ही नहीं है यही इसीलिए तो पूछा था। अगर आप कह रहे मैं कर लूंगा, अरे कर क्यों लोगे भैया, करना ही नहीं है, कर चुके हैं। आपको बोलना चाहिए चुके हैं, चुके हैं, चुका है, इंग्लिश में हैज लगाते हैं। यानी ग्रामर भी पढ़ाते हो क्या? सब पढ़ाते हैं। तो देखना, तो भैया कर चुके हैं कैसे? अरे 2√2 जो होता है, √2 कितना होता है, √2 कितना होता है 1.4, √2 कितना होता है 1.4, चमका। और अगर 1.4 होता है तो बताना 2√2 कितना होगा, 2 इंटू 1.4, और 2 इंटू 1.4 ही तो 2.8 होता है। देखो वो आ गया, क्या दोनों सेम ही है? कभी खेल रहा है धीरे धीरे। देखिए 8 गुना करने पे वो कहता है 2.8 गुना हो गया, तो भैया खेल वही चल रहा है। अब ये सब घटना स्थल पे समझ में आना चाहिए, ये घटना स्थल पे समझ में नहीं आता लोगों को। देखिए वो सवाल कैसे देगा आपको, सवाल हल्का सा घुमाएगा, वो कैसे देगा, कहेगा कंसंट्रेशन पहले 2 था, फिर 16 हो गया। सुनते हैं ना जरा, कंसंट्रेशन 2 था, फिर 16 हो गया, कितने गुना हुआ जरा बताना। 2 से 16 कंसंट्रेशन हो गया, कितने गुना हुआ? 2 से 16 हो गया, कितने गुना हुआ? 8 गुना, 8 गुना। फिर कहेगा रेट पहले, रेट पहले, रेट पहले 2 था, पहले 2 था, अब हो गया, सुनाई पड़ रहा है भैया, रेट पहले 2 था, अब हो गया 5.6, अब हो गया 5.6। कितने गुना हुआ? करे मैं जंगल, पहले 2 था, पहले 2 था, अब हो गया 5.6, कितने गुना हुआ? 2 से 5.6 कितने गुना हुआ? 2.8। ये घटना स्थल पे समझ में आना चाहिए। तो क्या सवाल यही है? हेलो, क्या सवाल यही है? भैया फिर से सुन लो, नहीं 2-4 अभी समझ नहीं पाएंगे, क्या बतख चला गया कभी, मैं क्या करूं, चूड़ियां तोड़ रहे बैठ के। तो जरा सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन मान लो पहले 2 था, कंसंट्रेशन ऐसा लिख देगा आपको 2 था, है ना। फिर मान लो कहता है 16 मोलर हो गया, देखो 2 मोलर 16 मोलर। फिर क्या, अगर रेट जो था उसकी क्या हालचाल है, कह रहा पहले 2 था, अब हो गया वो 5.6। अब देखिए ऐसा सवाल आ गया तो लोग फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं, कह रहे मैं अगली साल आऊं क्या, इस बार तो नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे 2 की टेबल आई नहीं इस बार, मैं गुस्सा हो गया, मेरे मास्टर ने 2 महीने वाला कोर्स कराया था और 2 की टेबल पढ़ाई थी खाली। बताना क्या कंसंट्रेशन 8 गुना हुआ? कह रहे पेपर इस बार जब इजी आएगा तब मैं आऊंगा वापस लौट के, तब तक इंतजार करूंगा, भले 4 साल में है। तो बताना क्या कंसंट्रेशन 8 गुना हुआ? और बताना रेट कितने गुना हुआ? 2.8। देखिए 2 का 2.8 करिए, 28 2 56 होता है, तो क्या 2.8 टाइम्स हुआ? तो कंसंट्रेशन 8 गुना हुआ, रेट 2.8 टाइम्स हुआ, तो क्या सवाल ये वाला है? हेलो,
क्या सवाल ये वाला है? और सवाल ये वाला है तो 8 के ऊपर क्या पावर लगाओगे? 8 के ऊपर 1/2 लगेगा, तभी तो 2√2 आएगा। और 2√2 2.8 सेम होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, ये 2√2 टाइम्स है। तो 8 की खोपड़ी पे क्या लगाऊंगा? 8 की खोपड़ी पे अंडर रूट लगाऊंगा, तब आंसर 2√2 आएगा। कितने लोग को बात समझ में आ गई? अंगूठा दिखा दी साहब, ये खेल चलना धीरे धीरे जहरीला। मौज आ रही है? मैंने कहा ना, जब मैं अंत करता हूं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले शुरुआत बहुत बेसिक से करता हूं मैं, एकदम मतलब पैदल आदमी उसको भी समझ में आए, ठीक है। अंत में उनके लिए करता हूं जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड समझदार समझते हैं, तथा कथित समझदार, बुद्धिजीवी। आगे बढ़े, अब मैं आपको और खिलाता हूं, थोड़ा सा हल्का सा और लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि 2 गुना किया, चलो एक और लेते हैं, नए स्लाइड पे ले लेते हैं। चलो यहां जगह नहीं अच्छी, नए स्लाइड पे लेते हैं। कंसंट्रेशन, मजा आ रहा है कि खेल में? और ये सब सवाल ही हैं, ध्यान दीजिए। ये जब अभी मैंने आपको दिखा ना कैसे सवाल बन जाएगा 2 सेकंड के अंदर। कंसंट्रेशन कितने टाइम्स, रेट कितने टाइम्स, और ऑर्डर क्या होगी। फिर से आगे बढ़ते हैं जरा। आपसे कहता हूं मैं, ये 2 था और ये 2.8 हो गया, ये कितना है? चैट ओपन कर रहा हूं। अब अगर आपने बता दिया सही, जिसने जिसने मतलब उसका चलने लगा मामला, उसका दौड़ रहा है, खट 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 खट। फिर सुनिए ध्यान से, कह रहे इतना दिमाग पे जोर मेरे पिछले 1 वर्ष में नहीं लगाया। आओ सुनो, देखो कंसंट्रेशन 2 गुना किया, रेट 2.8, ठीक है। अब जरा 2.8 को समझिए। 2.8 जो है उसको अगर आप समझेंगे तो वही तो भैया 2√2 है। हेलो, वही तो 2√2 है। तो बताना, कंसंट्रेशन मैंने किया 2 गुना, रेट हो गया 2√2 टाइम्स। तो सवाल ये है कि इसकी खोपड़ी पे 2 के ऊपर क्या लगाऊं। देखो इसकी खोपड़ी पे, कंसंट्रेशन की खोपड़ी पे क्या लगाऊं जिससे कि 2√2 हो जाए, वो जिससे कि क्या हो जाए, 2√2 हो जाए। सवाल समझ पा रहे हैं क्या पूछ रहा हूं मैं? सवाल क्या पूछ रहा हूं जरा बताना। मैं अगर सवाल सही पूछ रहा हूं, यही सवाल है, तो जरा मेरे को अंगूठा दिखाइएगा या लिखिएगा यस यस यस। सवाल पहले सुन लीजिए। 2 की खोपड़ी पे क्या लगाऊं कि वो 2√2 हो जाए, ये सवाल है क्या? 2 की खोपड़ी पे क्या लगाऊं कि वो 2√2 हो जाए, ये सवाल है क्या? बकवास बात है, ये सवाल ही नहीं है। 2 की खोपड़ी पे क्या लगाओ वो 2√2 हो जाए, ये थोड़ी सवाल है भाई साहब। 2 थोड़ी 2√2 हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा। 2 तो 2 ही रहेगा ना। कह रहे 2 की खोपड़ी पे क्या लगाऊं कि वो 2√2 हो जा रहा है, 2 थोड़ी 2√2 हुआ है। आपको कहना चाहिए 2 की खोपड़ी पे क्या लगाऊं जिससे जो बने वो 2√2 हो जाए। हेलो, मैं से साफ आराम से खेलिए। 2 की खोपड़ी पे क्या लगाऊं जिससे जो बने वो 2√2 हो जाए। 2 थोड़ी, 2 तो भैया 2 ही रहेगा ना, 2 कहां से हो जाएगा 2√2? 2 क्या शकल बदल दोगे क्या उसकी, पेंच लगा के? 2 की शकल बदल के 2 2√2 बना दूंगा? अरे कैसे बना दोगे? 2 तो 2 है। आप क्या कहेंगे, 2 की खोपड़ी पे क्या लगाऊं जिससे वो पूरा पावर लग के बाद वो पूरा जो टर्म है वो 2√2 बन जाए। हेलो, एक कहने में कंफ्यूज हो गया। सत्य सुनिए भाई, सत्य सुनिए पूरा। 2 की खोपड़ी पे क्या लगा दूं जिससे ये जो पूरा है, ये जो पूरा है ये 2√2 बन जाए। 2 थोड़ी 2√2 बनता है, 2 के ऊपर पावर लगी हुई चीज, पूरी कंप्लीट चीज 2√2 बनती है। बताओ क्या लगाऊं? तो आप क्या कहेंगे जरा बताना। वो कहता है 2 के ऊपर एक्स लगा दो। मैंने माना 2, मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं बेसिक तरीके से करूंगा। मैंने कहा चलो 2 के ऊपर एक्स लगा दो, 2 के ऊपर एक्स लगा दो, 2√2 बन जाए। 2√2 क्या होता है? 2 इंटू √2 क्या होता है? 1/2। यहां देखो 2 की पावर कितनी है? 1, यहां 1/2, जोड़ दो। 2 के ऊपर कितना आ गया? 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो पूछा क्या था, 2 के ऊपर क्या लगा दूं? पूछा क्या था, 2 के ऊपर क्या लगा दूं जिससे 2 पावर x 2√2 बन जाए? तो क्या लगा दो? देखो आ ही गया। 2 के ऊपर ये लगा दो, 2 के ऊपर क्या लगा दो? 3/2 लगा दो, जिससे पूरा 2√2 बन जाएगा। कितनों बात समझ में आ गई? क्या आंसर 3/2 है? क्या आंसर 3/2? अगर समझ में आ गया तो कीबोर्ड तोड़ डालिए एक बार जरा। कीबोर्ड टूटना चाहिए, टुकड़े होने चाहिए भैया, खट 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 खट। तब समझ में आएगी, अगला बताऊं, नहीं तो फिर रोक दूं यहीं पे गाड़ी। मेरे पास खेल तो बहुत सारे होते हैं, मैं कहां रोकूंगा वो आप तय करेंगे। ऑडियंस तय करेगी कि मैं कहां तक का खेल दिखाऊंगा। खेल तो मेरे पास हजारों तरीके के हैं, आप तय करिए आप कहां तक संभाल पाते हैं। जहां संभालना बंद कर देंगे वहां से काट दूंगा 20 से, बस आगे बढ़ जाऊंगा। बताइए 2 गुना किया और ये 2√2 टाइम्स हो गया, तो आंसर आएगा 3/2 पावर। देखिए यहां से समझ लीजिए, 2 गुना किया तो 2 के ऊपर क्या पावर लगाऊं जिससे पूरा टर्म 2√2 बन जाए, ये सवाल है। तो 2√2 को लिख लो 2 पावर 1, 2 पावर हाफ,
2 पावर 3/2, तो आ गया आंसर, 2 के ऊपर 3/2 लगाओ तो बन जाएगा 2 पावर 3/2 और वही होता है 2√2। डन। चलिए अब मान लो आपसे कहता है कल को 2 सवाल हो गए। देखिए यहाँ पे बोलता है 2 गुना करने पे 2√2 टाइम हुआ, तो भी आंसर क्या देंगे आप? 3/2। अगर कहता है 2 गुना करने पे 2.8 टाइम्स हुआ, तो भी आंसर क्या देंगे? 3/2। क्या दोनों एक ही बातें हैं? क्या समझ पा रहे हैं? दोनों एक ही बातें हैं। यहां तक पहुंच गया, करंट आ रहा है। अब करंट आ रहा है तो एक और ले लो भैया जाते जाते। अगर आपको वाकई करंट आ रहा है तो एक और ले लो। कंसंट्रेशन रेट ऑर्डर जरा दूर दूर बता दे रहा हूं जिससे कि सब मिक्स ना हो जाए, नहीं 2-4 आएंगे। नोट्स कैसे बनाऊं मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं बहुत मासूम हूं। नोट्स कैसे बनाऊं? तुमने सब एक ही स्लाइड में बता दिया, तो मैं अलग अलग बता देता हूं। लो भैया आनंद लो जीवन का, जीवन का आनंद आना चाहिए आपको। आपसे कहता है 2√3 टाइम्स किया और 12 गुना हो गया। इस बार मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग सही जवाब दें, भले ही 10 सेकंड रुक के दें, भले ही 10 सेकंड रुक के दें। चैट इनेबल कर रहा हूं। ये कुछ लोग अभी आए हैं, कहां से आ रहे हो भैया? नींद खुल गई चाचा? ज्वाइंट ज्वाइंट दिखा रहा, कई लोग अभी आए हैं। कह रहे चलो देख के आए, आज आदमी पढ़ा रहा है क्या वाकई? पढ़ाता भी है क्या? कह रहे मिल के आओ, पढ़ाता नहीं है, जीवन तबाह कर देता लोगों का। पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, जीवन तबाह, करियर खत्म कर देता हूं। 2√3 12, 2√3 12 बताओ, इसको समझ में आ रही बात? आओ समझे। 2√3 तो 12, तो बताना क्या सोचोगे? 2√3 की खोपड़ी पे क्या लगा दूं कि जिससे 12 आ जाए? यही तो सवाल है ना, जिससे 12 आ जाए। ठीक, तो क्या करो भैया? स्क्वायर लगा दो। क्या लगा दो? स्क्वायर। 2 बार मल्टीप्लाई करना जरा इसको। 2√3 इंटू 2√3 कितना आ जाएगा बताओ? करो मल्टीप्लाई। 2 2 4 3 12 आ रहा है 12। देखो इसका मतलब 2√3 के ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर लगा दो तो कितना आ जाएगा? 12। तो बताओ इसकी खोपड़ी पे क्या लगा दें? स्क्वायर लगा दें। स्क्वायर मतलब +2। आगे बस समझ में। अब आखिरी सवाल एक और करते हैं जरा इसमें, सीरीज में। मान लो उससे कहता है 3.4 गुना किया और ये 12 हो गया, ये बताना है। चैट इनेबल कर रहा हूं, जल्दी से बताइए, सोच के बताइए जरा। कर लेंगे क्या? कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे इसको? कितने लोग कर लेंगे? चुके हैं, चुके हैं, लेंगे नहीं, चुके हैं। सुनिए, हाँ, हैज लगाइए इंग्लिश। देखिए 3.4 ही तो 2√3 होता है। कह मेरे को दिखता क्यों नहीं है सब? मन की आंखों से देखिए, √3 भैया जो होता है 1.732 अप्रॉक्स 1.7 मान लीजिए। तो 2√3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1.7, 17 2 34, तो भैया यही तो 3.4 है। हेलो, छत से उतरिए, यही तो 3.4 है। तो क्या सवाल सेम ही है? सेम ही तो सवाल है। 2√3 टाइम्स किया या 3.4 टाइम्स किया, बात तो एक ही चल रही है। 12 गुना अगर यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। कितनों को समझ में आ गई बात? कभी क्या कहना चाह रहा है? कितनों को समझ में आ गई बात? क्या आंसर सेम आएगा? तो क्या कहेंगे? चुके हैं, कर चुके हैं। क्लियर? अब देखिए वहां जब सवाल आता है ना अचानक से, तो लोग भग जाते हैं। अभी तो आपको मौज आ रही है कि चलो ये, वहां देखो सवाल कैसे आएगा, लिख के ऐसे थोड़ी आएगा। वहां देखो ऐसा आएगा, देखो सुनना, कहेगा कंसंट्रेशन रेट और ऑर्डर। देखना सवाल कैसे आता है। देखिए लैंग्वेज में जब लिखता है ये सब बातें तो दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का। कैसे लैंग्वेज में कैसे लिखता है सुनिएगा जरा। देखिए इसी बात को लैंग्वेज में कैसे लिखेगा, सुनना। कहेगा पहले कंसंट्रेशन 2 मोलर था, बाद में 6.8 मोलर हो गया। रेट जो था, रेट पहले 2 था और बाद में 24 हो गया। ऑर्डर बताओ। अब ये सवाल वहां अचानक से जब आ जाता है ना, तो लोग कहते हैं हो क्या रहा है? क्या ये तो 2 वाली टेबल बैठ ही नहीं रही है। मेरे मास्टर ने वो वाला पढ़ाया तो 2 से 4 होने वाला, 2 से 8 होने वाला, ये तो नया आ गया, इस बार मैं पेपर नहीं दूंगा। वहां कह रहे हैं मैं अगली बार आऊं। अरे भैया पेपर देना पड़ेगा ना, देखो इसीलिए कह रहा हूं पूरा पढ़ना पड़ेगा। हर बार थोड़ी 2 की टेबल आती है। देखिए 2 से 6.8 हो गया, कितने गुना हो भैया? 2 का 34 मल्टीप्लाई करो 68 हो जाता है। तो क्या 3.4 टाइम्स हुआ? हेलो, क्या 3.4 टाइम्स हुआ? ऐसे देगा सवाल आपको। क्या 2 से 24 हुआ है तो क्या ये 12 गुना हुआ है? तो बताइए क्या रेट 12 गुना हुआ है और क्या कंसंट्रेशन 3.4 टाइम्स हुआ है? चैट ओपन नहीं कर रहा हूं थोड़ी देर, चैट की वजह से भी लैग होता है। तो आपको समझ में आ गई बात? देखिए 2 मोलर से वो कहेगा 6.8 हो गया, तो कितने टाइम्स हो गया? 3.4 टाइम्स।
और बता 2 से 24 अगर रेट हो गया तो रेट हो गया कितने गुना, 12 गुना। तो 3.4 गुना करने पे अगर 12 गुना हुआ तो जरा पीछे आ जाइए, 3.4 गुना करने पे 12 गुना हुआ है। एक बार रिफ्रेश कर दे, स्क्रीन को रिफ्रेश कर दिया मैंने प्रॉपरली, अब ठीक है मेरे ख्याल से अब सही आ रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से सवाल पूछेगा तो कर लेंगे भैया सब लोग। 3.4 गुना करने पे 12 गुना हुआ है, तो देखिए पीछे समझ लीजिए 3.4 करने पे 12 गुना हुआ है या 2√3 करने पे 12 गुना हुआ है, बात एक ही है। तो आंसर क्या आएगा दोनों में, +2 +2। तो ऑर्डर हो गया +2। क्लियर, चलें आगे, अंगूठा दिखा दीजिए, आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएं, अगला पॉइंट। अब हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं, सवालों पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, मैं पोल कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पोल शुरू कर रहा हूं, फटाफट से। अच्छा, पोल से पहले एक और आपको करा देता हूं जहरीला वाला, एक और लास्ट, बस लास्ट। ये हो गया अंत। देखिए बीच में हैंग हो गया था सिस्टम, इसलिए एक बात रह गई थी, वो सुन लीजिए बस लास्ट। मान लीजिए आपसे कहता है वो कि कंसंट्रेशन को 2 गुना किया, है ना, और रेट हो गया 3 टाइम्स। एक आखिरी कर लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इसके बाद, फिर इसके ऊपर कोई नहीं है। फिर आपसे कहता है ऑर्डर बताओ, ये सवाल आ गया, मान लो। बताओ क्या लगता है भाई, कितने लोग कर लेंगे, अंगूठा दिखाइए जरा। अब देखिए इसमें समस्या, मैं चैट ओपन नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्ट होता है उसमें, और दूसरी बात है कि लैग बहुत हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन 2 गुना किया और रेट हुआ 3 गुना। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि 2 के ऊपर क्या लगा दूं। सवाल क्या है, 2 के ऊपर क्या लगा दूं जिससे कि आंसर 3 हो जाए, ये सवाल। 2 के ऊपर क्या लगा दूं कि आंसर 3 हो जाए। अब डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, देखो, और जो डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। जब भी सवाल फंस जाए, तो आपके पास तरीका एक है, आखिरी हथियार सुनिएगा, लास्ट हथियार। 2 के ऊपर क्या लगाऊं कि आंसर 3 हो जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मान लो एक्स लगाया, अब मान लो कि एक्स लगाओ। 2 के ऊपर एक्स लगाऊं तो 3 हो जाए, 2 के ऊपर एक्स लगाऊं तो 3 हो जाए। अगर मैं एक्स निकाल लूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, अगर मैं एक्स निकाल लूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, यस और नो, अंगूठा दिखा के बताइए। अगर मैं एक्स निकाल लूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, यस। तो बताइए मैं एक्स निकालता हूं, अब मैं एक्स सीधे नहीं निकाल पा रहा हूं, मान लो मेरे को सीधे नहीं चमक रहा, तो मैं क्या करूंगा, लॉग अप्लाई कर दूंगा। आखिरी हथियार है, लॉग अप्लाई कर दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। लॉग अप्लाई कर दूंगा। आप कई लोग कहते हैं लॉग ले लिया, लॉग कर्ज थोड़ी ले लोगे, अप्लाई कर दिया, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो एक्स इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा एक्स लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 3। फिर ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 अपॉन लॉग 2, और लॉग 3 होता है पॉइंट, लॉग 3 अपॉन लॉग 2, लॉग 3 अपॉन लॉग 2, नीचे 2। ठीक है, अब देखो लॉग 3 होता है 0.47 के आसपास और लॉग 2 होता है 0.30 के आसपास। इसको अप्रॉक्स बना लो। देखो डेसिमल उड़ा लो तो 47 को क्या 45 के आसपास मान ले और इसको 30 मान ले, तो देखो 45 और 30 यानी कि कितना, 15 3 45, 15 तो 30, क्या 3/2 के आसपास अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। तो आप कहेंगे एक्स का आंसर अप्रॉक्स आ गया 3/2। टिक करके भागाऊंगा, आंसर इस बार 3/2। कितने लोगों को समझ में आ गई बात, अप्रॉक्स आंसर टिक करके भागाऊंगा क्योंकि वहां आंसर बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर है मामला, चलें आगे नेक्स्ट। चले नेक्स्ट कंसेप्ट। चैट भी ऑफ नहीं हो रही अब तो। चलो कोई बात नहीं, चलते रहिए। ठीक है, चैट को रोक के रखिए, ज्यादा चैट में लिखिए मत, हैंग होता है सिस्टम बार बार, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया। कितने लोग कर लेंगे ये वाला इस तरीके से। अब देखिए फिर से यही होता है, यही पे कंसेप्ट और जो कंसेप्चुअल आदमी है और जो पैदल व्यक्ति, इसमें फर्क शुरू हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे, मेरे से सवाल पूछे ये वाला सवाल, तो मैं इतना नहीं करके आऊंगा। मैं उससे क्या कहूंगा, कहता हूं 2 गुना किया और रेट कितने गुना हुआ, 3 गुना। कह रहा था ऑर्डर बताओ। मैं उससे कहूंगा थोड़ा खेलूं क्या, कह रहे क्या करोगे। मैं कहता हूं सुनो तो पहले, देखना। मैं उससे कहूंगा देखना सुनना, कंसंट्रेशन 2 गुना और रेट 3 गुना। मैं कहूंगा ऑर्डर बताओ। मैं उससे कहता हूं 3 को अप्रॉक्स 2.8 मान लूंगा। हेलो, 4 आंसर आते हैं, आंसर बड़े दूर दूर होते हैं भैया, आंसर बड़े दूर दूर होते हैं। मैं कहूंगा 3 नहीं 2.8 है। मैं क्या कहूंगा, 3 नहीं 2.8 है। और बताइए 2.8 अगर मुझे दिखता है 3, तो 2.8 क्या हो जाता है, 2 इंटू 1.4। 2 इंटू 1.4 क्या होता है, 2√2। और 2√2 दिखते ही मुझे दिख जाता है, 2 गुना करने पे 2√2 हुआ,
यानी कि दो, ये क्या है 2 पावर 3/2, यानी कि ऑर्डर कितनी आ चुकी है 3/2 अप्रोक्स। क्या टिक करके भागूंगा, कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा। कितनों को बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एक बार कीबोर्ड तोड़ डाली भैया। बात समझ में? वहां पे क्या करके आएंगे, वहां पूरा नहीं लगाएंगे बैठ के मैं लॉग लगा के आ रहा हूं, देखो मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं। वहां पे देखिए ये लगा, इसको बोलते हैं जुगाड़। ये है जी स्टार, देख पा रहे हैं। उसने बोला 3, मेरे को सुनाई पड़ता है 2.8 अप्रॉक्स से खेलूंगा, 4 ऑप्शन दूर दूर होते हैं वहां। तो बताना, उसने बोला 3 मेरे को सुनाई पड़ता है 2.8, 2.8 मतलब 2 into 1.4, 2√2, 2 पावर 3/2, 3/2 टिक करूंगा, भागा। कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों को मजा आ गया पूरे अभी तक जितने मैंने बताए? देखिए आपको इतने सारे करा डाले मैंने, क्या आपको बिल्कुल टेबल वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं? बताओ, टेबल वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं? कल को कोई सवाल आएगा, आप उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे? कितना भी कठिन आ जाए, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये नहीं सिर्फ 2 की टेबल बता के निकल लिए साहब, अंत दिखा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ जाए, 14 नंबर सवाल लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे पोल शुरू कर रहा हूँ 14 नंबर के लिए। 14 नंबर पोल स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट करेंगे, लीजिए। लो भाई, शेयर लीडर बोर्ड आ गया। प्रतिभा यादव, अमोल, भुवन, पीछे जो किया उससे बहुत आसान है। पता क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है अगर कंसंट्रेशन को आप 8 गुना करते हैं। सिंपल है बिल्कुल। बताइए कंसंट्रेशन आपने, ये तो पीछे जो कर रखा है उससे बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसीलिए मैंने देखिए आपको इतना लेवल करा दिया कि अब आपको कोई भी सवाल आएगा आप फटाफट कर लेंगे। इस टाइप के तो बहुत आसान लगेंगे आपको, कहेंगे ऐसे तो मैं हजारों लगा चुका हूं। कंसंट्रेशन 8 गुना किया और रेट डबल हो गया। बताइए 8 के ऊपर क्या लगाऊं कि आंसर 2 हो जाए? 8 के ऊपर क्या लगाऊं कि आंसर 2 हो जाए? तो बस सोचिए 8 के ऊपर क्या लगाऊं, 2 के ऊपर क्या लगाऊं कि 8 हो जाए? क्यूब। तो 8 के ऊपर क्या लगाऊं? 1/3। भाई ऐसे सोच लो, 2 के ऊपर क्या लगाऊं? क्यूब, तो 8 हो जाएगा। तो 8 के ऊपर क्या लगाऊं? 1/3, 2 हो जाएगा, खत्म हो गया। 2 के ऊपर 8 के ऊपर क्या लगाऊं पूछा था, खत्म हो गया। समझ में आई बात? तो 8 के ऊपर आप 1/3 लगा दीजिए, आंसर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर कितनी है? ऑर्डर 1/3। टिक करिए, भाग गए। चलो नेक्स्ट में 15 नंबर पे। 15 नंबर का पोल शुरू कर रहा हूं। पहले आप सवाल एक बार लगा लीजिए जल्दी से, या पहले मैं समझा देता हूं। इस प्रकार का सवाल, इसमें पोल नहीं शुरू कर रहा हूं, है ना, मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं इस सवाल। देखिए इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, ऑर्डर बतानी है आपको, ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दोनों के रिस्पेक्ट में जब आपको ऑर्डर बतानी, तो आप क्या तरीका लगाएंगे? पहले आप किसी एक को घर पे बैठा देंगे। देखिए ध्यान सुनिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए के ऊपर पावर एक्स आएगी तो बी के ऊपर पावर वाई आएगी, ठीक है। तो आपको बताना है एक्स कितना और वाई कितना है। तो देखिए ए जब चेंज होगा और बी भी चेंज होगा, तो दोनों का जो मल्टीप्लाइड असर है वो रेट के ऊपर पड़ेगा। तो अगर आप किसी का इंडिविजुअल असर निकालना चाहते हैं, देखिए पावर अगर आप एक्स निकालना चाहते हैं तो कैसे पता चलेगी कि ए का इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव क्या असर हो रहा है रेट के ऊपर, ये निकाल लें तो एक्स का आइडिया लग जाएगा। लेकिन वो तब निकाल पाएंगे जब बी घर पे बैठा हो, यानी कि बी कांस्टेंट हो। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो एक घर में 2 कमाने वाले हैं, है ना, एक घर में 2 कमाने वाले हैं, दोनों शाम को पैसे कमा के लाते हैं और आंख बंद करके पैसे मिला देते हैं। तो क्या कभी पता चल पाएगा कि इंडिविजुअल कौन कितने कमाता है? नहीं। तो आप क्या करिए, एक दिन एक को घर पे रोक लो, एक को घर पे रोक लो धीरे से, और एक को काम पे जाओ। अब बताओ दोनों घर वापस, दोनों वापस आएंगे तो एक तो गरीब बैठा हुआ तो वापस क्या है, फिर दोनों ने पैसे मिला दिए। तो बताइए जो टोटल पैसे हैं वो किसके हैं? जो काम पे गया। तो क्या आपको इसकी इंडिविजुअल कमाई पता लग गई? तरीका समझ पा रहे हैं? यही आप यहां भी करिए, एक बार बी को घर पे बैठा दो, एक बार ए को घर पे बैठा दो। जब बी को घर पे बैठाओगे, ए काम पे जाएगा तो ए की इंडिविजुअल कमाई पता लग जाएगी, तो एक्स निकल आएगा। और एक बार ए को घर पे बैठा देना तो बी की इंडिविजुअल कमाई पता लग जाएगी, तो वाई निकल आएगा। समझ पा रहे तरीका क्या? तो यहां पे आ जाइए जरा, बताना एक बार मैं क्या करूंगा, बोलो। क्या मैं ए को घर पे बैठा दूं? घर पे बैठाने का मतलब समझ पा रहे? पहले डेटा को समझ लीजिए। देखिए जब ए 0.5 था, डेटा को समझिए, डेटा ऐसा है, ऐसा, ये टेबल को जरा पहले समझ लीजिए, टेबल क्या कह रही है। टेबल ये कह रही कि जब ए की वैल्यू 0.5 है तो बी की वैल्यू 0.5 थी, तो रेट इतना था 1.6 10 to the power -2। जब ए 0.5 हो गया, बी 1 हो गया, तो रेट इतना हो गया। जब ए 1 हो गया, बी 1 हो गया, तो रेट इतना हो गया। जरा मेरे को एक बात बताना, के की वैल्यू बताओ जल्दी से, के की वैल्यू बताओ जल्दी से, जरा देखें कितने लोग समझ पाते हैं बात। के की वैल्यू बताओ जल्दी से। के पूछा है मैंने, कोई सवाल नहीं, ऑर्डर छोड़ दो, मेरे को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट चाहिए। मैंने पूछा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब देखिए कंसेप्ट चेक हो जाते हैं, जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा वो बिना पेन चलाए आंसर देगा।
कहता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। देखिए मैंने पीछे जो बातें बताता हूं उनका एप्लीकेशन सीखिए। देखिए पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी, आपने ध्यान से अगर सुनी हो, आपने ध्यान से सुनी हो, आप कह रहे हो ये तो ऐसे ही बता रहा था, थ्योरी चल रही थी। अरे नहीं साहब, कंसेप्ट चल रहा था। देखिए सुनिए, जब A1 हो जाता है, जब B1 हो जाता है, तो जो K होता है वो रेट के बराबर हो जाता है। हेलो, इसीलिए इसका नाम था स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसलिए इसका नाम था स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। बताना जब A और B दोनों 1 होंगे तो जो रेट होगा उस समय वही तो K है। अब K आ चुका है, क्या K आ चुका है। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं सॉल्व करना था। अगर आपसे K पूछता है क्या कहूंगा, A देखो जब 1 था और B जब 1 था तो जो रेट था वही तो K था। तो बताइए क्या अगर K पूछेगा तो बिना पेन चलाए मैं टिक कर दूंगा 3.2 इंटू 10 पावर -2। कितनों को ये बात समझ में आ गई? कितनों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो ये पॉइंट आपको समझ में आना बहुत जरूरी। देखिए यही होता है कंसेप्ट बनना। कंसेप्ट आपका बना हुआ है ना, तो आप कहीं से भी बात निकाल लेंगे। अब चलो अपने सवाल पे आते हैं। मैं क्या करूंगा, देखो एक बार A को घर पे बैठा दो। देखो A यहां घर पे बैठ गया, देखो A घर पे बैठ गया। घर पे बैठने का मतलब सेम कांस्टेंट। देखो B गया काम पे, 0.5 से 1 हो गया। कितने टाइम्स हुआ? 2 गुना। कितने टाइम्स हुआ? 2 गुना। तो बताना रेट क्या हुआ? 1.6 से 3.2। कितने गुना हुआ? 16 से 32 मतलब 2 गुना। तो बताइए जरा, ए कुछ कर नहीं रहा, घर पे बैठा हुआ। देखो घर पे बैठा हुआ, सेम डेटा है। बी गया काम पे, बी डबल होकर के आया। हाँ भाई, क्या बोलूंगा, ए घर पे बैठा हुआ, देखो बी डबल होकर के आया और रेट भी डबल हो गया। आज थोड़ा सा लैग हो रहा है लेकिन एडजस्ट करिए, अगली क्लास में तो सही हो जाएगा। पिछले में सही था। बताओ बी डबल हुआ तो रेट डबल हुआ। डबल होने पे डबल, क्या टेबल पीछे पढ़ चुके हो? डबल होने पे डबल, क्या टेबल पढ़ाई थी बताओ? देखो सब बना हुआ यहाँ पीछे, तो सब बना हुआ। डबल होने पे डबल तो पावर कितनी? +1। देखिए इतना करा चुका हूं कि आपको सवाल अब फंसेंगे नहीं। डबल होने पे डबल पावर +1। किसकी पावर +1? जो काम पे गया। काम पे बताओ कौन गया? काम पे बी गया, तो बी का आंसर कितना हो गया? +1। डन। देखो बी काम पे गया तो +1। अब बताओ क्या करूंगा अगली बार? अब अगली बार ए घर पे बैठा था तो बी घर पे बैठ जाए। देखो बी घर पे बैठ गया, देखो 1 1 मतलब सेम मतलब घर पे बैठ गया। अब काम पे किसको भेजो? काम पे किसको भेजोगे? बी घर पे बैठ गया। ए गया काम पे, 0.5 से 1, क्या डबल होकर के आया? चेक करिए, 0.5 से 1 क्या डबल होकर के आया? बताओ रेट का क्या हुआ? रेट का क्या हुआ? 3.2 से 3.2 यानी कि सेम। सेम का मतलब कितने टाइम्स? जरा टाइप करना, सेम का मतलब कितने टाइम्स बताया था पीछे आपको। ये देखो सेम है, कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। सेम का मतलब, अरे फिर से छत से उतरो भैया, अभी भी लोग नहीं उतरे हैं। 1 टाइम्स, 1 टाइम्स। मैं क्या पूछा, सवाल तो सुनो। मैंने पूछा सेम का मतलब कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। आपको बोलना चाहिए 1 टाइम्स। तो बताना, बी बैठा घर पे, ए हुआ डबल, रेट हुआ सेम। सेम का मतलब 1 टाइम्स। 2 गुना करने पे कंसंट्रेशन को रेट 1 गुना होता है। क्या पीछे टेबल बनी हुई है? बताइए 2 गुना होने पे 1 गुना होता है, क्या पीछे टेबल बनी हुई है? देखिए आपको सब करा चुका हूं मैं, सब करा चुका हूं पीछे। अगर आप ध्यान से देखिए सब करा चुका हूं। 2 गुना होने पे, देखो 2 गुना होने पे सेम रहता है, मतलब 1 गुना होता है। तो ऑर्डर कितनी होगी? ऑर्डर 0 हो जाएगी। क्या सब करा चुका हूं पीछे आपको? ऑर्डर 0 हो जाएगी। तो बताइए ऑर्डर इस बार कितनी होगी? 0। बात समझ में आई क्या? ऑर्डर हो गया 0। किसकी ऑर्डर 0 होगी? जो काम पे गया। काम पे कौन गया? ए गया, तो ए का आंसर हो गया 0। तो बताइए ए का आंसर कितना हो गया? पहला आंसर हो गया 0। बी का आंसर कितना हो गया? +1। ओवरऑल ऑर्डर कितनी हो गई? 1। डन। 0 +1 और 1। डन। कितनों समझ में आ गया? उठा दिखाते अगले सवाल पे चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर उसी तरीके का, ये गृह कार्य होमवर्क एकदम वैसा ही है। तो एकदम वैसा ही फिर से नहीं करेंगे, ये घर पे करेंगे आप। ये होमवर्क नेक्स्ट 17 करेंगे हम लोग। कुछ नया करेंगे, मतलब हर सवाल में कुछ नई बात होनी चाहिए। 17 पढ़िए, 17 सवाल पढ़ते हैं। पोल शुरू कर रहा हूं 17 के लिए। आप सवाल पढ़ लीजिए पहले, आप सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं पोल शुरू कर रहा हूं। रेडी? पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। टाइम दे दिया मैंने इस बार आपको। डन। रेडी है सब लोग? स्टार्ट करूं पोल? अंगूठा दिखा दो भैया अगर स्टार्ट रेडी करो तो। टाइम दे दिया मैंने आपको इस बार। अब टाइम दो थोड़ा। लो स्टार्ट। देखिए धीरे धीरे इसमें भी लेवल बढ़ेगा। जो टेबल वाले क्वेश्चन है ना, अभी मैं आसान से शुरू कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं पहले हर चीज आसान से शुरू करता हूं, बिल्कुल बेसिक से, जमीन के अंदर से।
जब मैं खत्म करूंगा ना टेबल वाला क्वेश्चन तो आप देखिएगा कहां तक ले जाऊंगा आपको। अभी मैं आसान से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको एक ऐसे जे बताऊंगा इसमें। लीजिए, प्रतिभा, अमोल, देविका, सुनिएगा ध्यान से। पहले काम करते हैं, किसी एक को घर पे बैठाते हैं। कौन घर पे बैठने को राजी हो रहा भैया? देखो ये, देखो दिख गया 0.3 घर पे बैठ गया। देखो सेम सेम डेटा मतलब घर पे बैठ गया। देखो बी क्या होकर क्या है, 0.2 से 0.4 मतलब डबल डबल। तो बताओ रेट कितना हो गया? आप कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, 9 और 3.6। तो पावर पहले सही करो तब समझ में आएगा। इसको लिख लो, देखो इसकी पावर -2, इसकी -1 है, तो इसको नीचे वाले को लिखो 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड। तो बताओ यहाँ 10 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा, यहाँ 10 डिवाइड करोगे तो -2 पावर हो जाएगी। बताइए क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब बताइए इसको और इसको कंपेयर करना, देखो ये तो वही है 9 × 10 पावर -2। अब बताइए कंपेयर करना क्या आसान हो गया? तो पहले कभी भी आपको ऐसा दिखे तो पावर पहले सेम कर लो। देखो सेकंड और थर्ड की पावर सेम कर ली। आप बताओ कंपैरिजन आसान हो गया। कितने गुना हुआ? अब हुआ 4 गुना। अब कितने गुना हुआ? 4 गुना। क्लियर बिल्कुल बात है। तो बताइए ए बैठ गया घर पे, देखो ए बैठ गया घर पे, बी हुआ 2 गुना, और बी जब 2 गुना हुआ तो रेट जो हुआ वो 4 गुना हुआ। तो 2 गुना होने पे 4 गुना, क्या टेबल पीछे करा चुका हूं आपको? 2 गुना होने पे 4 गुना पावर 2। हेलो, तो यानी कि जो काम पे गया उसकी पावर 2, काम पे कौन गया? बी, तो बी का आंसर हो गया पावर 2। चेक कर लीजिए, 2 गुना होने पे 4 गुना हुआ रेट, यानी कि पावर हो गई 2। पीछे सब कर चुके टेबल में हम लोग, ये तो बहुत आसान है उससे। अरे अंगूठा तो दिखा दो भाई, चले आगे। आप बताओ किसको घर पे बैठाओगे? बी का तो 2 हो गया, अब किसको घर पे बैठाओगे? अब दूसरा काम कर लेंगे क्या? दूसरा काम कर लेंगे क्या? बकवास बात है। अगर आप दूसरा करें तो फिर से आप फॉर्म भर रहे हैं। देखिए फिर से आवाजें आएंगी, फॉर्म ले लो ना प्लीज। अब दिमाग आपका थोड़ा होना चाहिए। देखिए बी के ऊपर पावर यहां क्या लगी है? 1, गलत हो गया। यहाँ क्या लगी है? 3, गलत हो गया। यहाँ पे क्या लगी है? 1, गलत हो गया। यहाँ पे लगी 2, तो खत्म हो गया, आंसर आ गया। ए निकालूंगा ही नहीं। हेलो, ए निकालूंगा ही नहीं यार। वहां पेपर में मैं क्या एग्जाम देने आया हूँ क्या फिर वहां पे मौज लेने आया हूँ? निकालूंगा ही नहीं ना, खत्म हो गया सवाल। लौट आऊंगा धीरे से, कहूंगा भैया हो गया, चलो अगला। हाँ फिर भी बताऊंगा जरूर, बताऊंगा जरूर, लेकिन वहां मत बताने लगना, तुम मत वहां बताने लगना। मैं तो बताऊंगा यहाँ। मान लीजिए आपको समझना है तो मैं बता रहा हूं, लेकिन वहां ये काम, ये चालाकी सीखिए। यही यही खेल है, यही जे हर जगह लगता है। हर जगह थोड़ा टाइम बचाइए। अब देखिए मान लीजिए आपको ए निकालना है, तो क्या करिए? बी को घर पे बैठाओ। देखो बी कहां घर पे बैठा? देखो 0.1 और देखो 0.1, सेम डेटा ढूंढा करो। देखो घर पे बैठ गया, पहला चौथा, पहला चौथा, देखो घर पे बैठ गया। डन। अब देखो ए गया काम पे, ए गया काम पे, पहला और चौथा डेटा देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ। 0.1 से 0.4 कितने गुना हो गया? 4 गुना। 4 गुना। ए कितने गुना हुआ? 4 गुना। बी क्या कर रहा है? घर पे बैठा है। बी घर पे बैठा, कुछ नहीं कर रहा बी। अब जरा इधर आ जाओ, 7.5 से और यहां पहुंच गया। अब देखिए फिर से पावर डिफरेंट है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। तो जब भी जिंदगी में आप कंपैरिजन करें, सबसे पहला काम क्या करें? पावर सेम करिए। इन दोनों की पावर सेम करिए। बताओ पावर सेम कैसे करें? देखो यहां -3 है, तो यहां -3 बनाओगे तो कैसे लिखोगे? 10 मल्टीप्लाई और 10 डिवाइड। जैसे 10 डिवाइड करोगे 10⁻³ और 10 मल्टीप्लाई तो 30। तो बताओ अब पावर सही हो गई। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? पावर सेम है देखो दोनों की, 10⁻³ 10⁻³ यहाँ 7.5 है, यहाँ 30 है। 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, यानी कि 4 गुना हो गया ओवरऑल। चेक करिए 4 गुना हो गया। तो 7.5 से 30 कितने गुना हो गया? देखो 7.5 से 30, 3 नहीं 30, 4 गुना हो गया। तो ये 4 गुना हो गया। हेलो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पावर सेम करनी है, कभी भी गड़बड़ हो ना मैच कर रहा हो, पावर सेम करिए पहले, तब आगे बढ़िए। अब खत्म हो गया सवाल, बताओ क्या करें? देखो बी बैठा घर पे, ए हुआ 4 गुना, ए हुआ 4 गुना, तो रेट को देखा तो वो भी हुआ 4 गुना। तो अगर 4 गुना होने पे 4 गुना होता है, देखिए सेम होने पे कभी भी सेम होता है। 4 गुना होने पे 4 गुना, 3 गुना होने पे 3 गुना, तो भैया सबके ऊपर पावर क्या लगी है? 1 1 1। समझ पा रहे हैं? तो आंसर क्या हो गया? 1। किसका? 4 गुना होने पे 4 गुना हुआ, आंसर 1 हो गया। किसका? जो काम पे गया, ए काम पे गया, तो ए का आंसर +1। तो आंसर कौन सा है? सेकंड पार्ट, A+1 B+2। कितनों बात समझ में आ गई? अंगूठा दिखाते रहिए। एक बात और समझ लीजिए, जितने गुना करने पे अगर उतने ही गुना आंसर आता है। 2 गुना होने पे 2 गुना, 3 गुना होने पे 3 गुना, 4 गुना होने पे 4 गुना, 1/4 होने पे 1/4, ध्यान सुनते जाइए, 1/2 होने पे 1/2। अगर सेम असर पड़ रहा है तो हमेशा आंसर क्या होगा? +1 +1 +1 +1 +1।
समझ में आ गई बात सबको? अगर सेम गुना होने पे सेम गुना हो रहा है तो आंसर हमेशा क्या होगा? +1 +1 +1 हमेशा, भले ही 1/2 होने पे 1/2 हो रहा हो। देखिए ये बात समझ पा रहे हैं? ये कंसंट्रेशन है मान लो, और ये मान लो रेट है। कंसंट्रेशन अगर इतने टाइम्स करते हो 1/2 1/3 ऐसा कुछ भी करते हो, और अगर सेम असर पड़ रहा है, सेम असर पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सेम असर जब जब पड़ेगा तो आंसर हमेशा +1 होगा। क्लियर? चले नेक्स्ट पे। 18 नंबर एक लगा लीजिए, खत्म करते हैं आज का सेशन। लास्ट सवाल है 18 नंबर, आज का आखिरी सवाल। एक और लगा लेते हैं, फिर हम लोग अगले टर्न पे और अच्छे सवाल इसके लगाएंगे और मचाएंगे, और उसके बाद इसको खत्म करेंगे अच्छे से, फिर अगले कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आज कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको। 18 नंबर लगाइए, पोल शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए। ये लीजिए, थोड़ा टाइम कम है इसलिए जल्दी पोल शुरू कर रहा हूं। हाँ, लेक्चर दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर वैसे भी आप एक बार रिवाइज जरूर किया करिए, एक बार रिवाइज जरूर किया करिए। जैसे आज क्लास आपने पढ़ ली, तो आप शाम को या कभी भी बीच में आपको टाइम मिले तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभी ये वाला मैं बता रहा हूं आपको, इसको समझो, देखो वो वाला समझ में आ जाएगा। देखो सुनना, मैं शुरू कर ले रहा हूं। सबसे पहले देखो, किसी एक को घर पे बैठाओ, देखो क्या वाई घर पे बैठ गया, चेक करो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। देखिए वाई क्या घर पे बैठ गया? पहले आसान वाले आपको 2 करा दी मैंने। शेयर लीडर बोर्ड, प्रतिभा, अमोल, ज्योति। देखो वाई घर पे बैठ गया, देखो वाई घर पे बैठ गया। और वाई जब घर पे बैठ गया तो बताओ एक्स क्या हुआ? डबल। एक्स क्या हुआ? डबल। एक्स हुआ डबल। तो बताना जब एक्स डबल हुआ तो बताना रेट का क्या हुआ? रेट का सेम सेम, देखो सेम सेम, सेम सेम मतलब 1 गुना, 1 गुना, बराबर। तो बताना एक्स को किया डबल, रेट हुआ सेम, सेम है ना, देखो यहां पे तो 1 गुना, और वाई कुछ नहीं कर रहा। देखो वाई कुछ नहीं कर रहा, एक्स डबल हो जाता है, रेट 1 गुना हो जाता है, मतलब सेम हो जाता है। तो डबल करने पे सेम मतलब पावर 0, डबल करने पे सेम तो पावर, हेलो पीछे बता चुका मैं आपको, डबल करने पे सेम, 2 गुना करने पे 1 गुना हुआ तो पावर कितनी होगी बताओ? 2 गुना करने पे 1 गुना तो पावर कितनी? 0, बराबर। तो बताइए 2 गुना आपने किया, 1 गुना हुआ, तो आंसर हो गया 0। आंसर किसका 0? जो काम पे गया। काम पे कौन गया? एक्स। तो एक्स की पावर हो गई 0। एक्स की पावर 0 होते ही 2 गलत जवाब हटा दो, ये दोनों गलत हो गए। अब बचे 2 जवाब। ठीक, ये सब आप किया करिए। अब आ जाओ वाई पे। वाई अगर आपको निकालना है तो बताइए किसको घर पे बैठाएंगे भैया इस बार? एक्स को। चेक करो जरा, एक्स 0.1 0.2 0.3 0.4 कभी घर पे नहीं बैठता। इस बार आपका सामने एक ऐसे आदमी से है जो कभी घर पे नहीं बैठता। ध्यान दीजिए, नया कंसेप्ट आ गया मार्केट में, वेरिएशन है। एक्स कभी घर पे नहीं बैठता, ये है आज का नया कंसेप्ट। अब अगर एक्स कभी घर पे नहीं बैठता तो ध्यान से देखिए, उसकी पावर 0 है। अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो वो अगर रोज काम पे भी जा रहा है तो उसका काम पे जाना भी घर पे बैठने जैसा ही है। एक्स एक ऐसा आदमी है जिसकी पावर 0 है, और जिसकी पावर 0 हो गई वो हमेशा के लिए 1 हो गया। भले एक्स कुछ भी कर ले, भले एक्स कुछ भी कर ले, एक्स हो जाए 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बताइए आंसर हमेशा के लिए 1 हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? अगर एक्स बदल भी रहा है तो ये रोज काम पे जाता है, लेकिन इस आदमी का काम पे जाना घर पे बैठने जैसा ही है। कह रहे हैं ऐसा क्या करता है? पावर 0 इसकी। समझ पा रहे हैं? तो बताइए ऐसे आदमी को क्या करना है आपको? ऐसे आदमी को इग्नोर करना है, मान के चलना है कि वो घर पे बैठा है, मान के चलना है वो हमेशा घर पे बैठा है। क्योंकि देखो 0.1 पावर 0 1, 0.2 पुट करो पावर 0 1, 0.3 पुट करो पावर 0 1, किसी की पावर 0 लगाओ 1 ही होगा, तो ये सब हमेशा 1 बनेगा। एक्स पावर 0 हमेशा 1 बनेगा, मतलब एक्स कभी काम पे नहीं गया। देखिए लग रहा है आपको काम पे गया, लेकिन ये कभी काम पे नहीं गया। तो क्या इंपॉर्टेंट बात सीखी? अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो उसके डेटा को क्या करो? इग्नोर करो। अब सिर्फ बताओ, मैं इसको देखूं और बताइए। अगर बताओ अगर एक्स को इग्नोर करना है तो क्या मैं बस इसको देखूं और आंसर दे दूं, हो जाएगा क्या? क्या मैं इसको देखूं और आंसर दे दूं, इस बॉक्स को क्या खत्म हो जाएगा मामला? अब आप इसको देखिए और आंसर दे दीजिए। बताइए जब आप इसको देखेंगे तो इसमें भी कौन सा डेटा देखेंगे? इसमें आप पहला दूसरा मत देख लेना, दूसरा तीसरा देखना है। दूसरा तीसरा देखोगे तो क्या होगा? उसमें डेटा बदल रहा है, देखो डेटा बदल रहा है 0.1 से 0.2। चलो बस इसको खत्म करते हैं, फटाफट निपटा दें। देखो देखो आप y का वो वाला डेटा देखो जिसमें जिसमें चेंज हो रहा हो। देखो 0.1 से 0.2 हो गया, ये वाला डेटा पकड़ो, 0.1 से 0.2 हो गया। x को इग्नोर कर दो, पावर 0 हो गई।
y कितना हुआ 0.1 से 0.2 मतलब 2 गुना। और बताओ यहाँ पे ये कितने गुना हुआ 4 गुना। देखो 0.002 से 0.008 तो कितने गुना 4 गुना। तो बताओ 2 गुना करने पे 4 गुना हुआ तो पावर क्या हो गई 2। 2 गुना होने पे 4 गुना हुआ तो पावर कितनी हो गई 2। किसकी y की। तो y का आंसर हो गया +2। y का आंसर हो गया +2। तो आंसर कौन सा हो गया बताओ सेकंड पार्ट। कितनों को बात समझ में आ गई। कितनों को बात समझ में आ गया। 18 का आंसर हो गया सेकंड पार्ट। डन। फिर सुन लीजिए ध्यान से क्या किया मैंने। y का ये वाला डेटा पकड़ा। देखो ये कितना हुआ डबल। ये देखो 0.1 से 0.2 डबल। और देखो ये 0.002 से 0.008 मतलब 4 गुना। तो 2 गुना होने पे 4 गुना तो पावर कितनी 2। किसकी। जो काम पे गया काम पे कौन गया y। तो y का आंसर हो गया +2 और x को आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसकी पावर 0 हो चुकी। तो आंसर हो गया x पावर 0 y पावर +2। कितनों को पूरी बात समझ में आ गई। अभी मैं इस सवाल को नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा। पॉइंट अच्छा कुछ लोग पूछते हैं 0.2 से 0.3 वाला करके दिखा दो। देखो ये भी सुन लो। टाइम बचा तो थोड़ा सुन लो। एक व्यक्ति को पूछ रहा। देखो कोई कहता है कि मेरे को ऐसे नहीं समझ में आया मेरे को 0.2 से 0.3 वाला समझा दो। कोई भी पकड़ लीजिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी पकड़ लीजिए। आपसे कोई कहता है कि मेरे को ये वाला समझाओ। कह रहा है ये वाला समझाओ। ये भी समझ लो भैया। देखो ये 0.2 से 0.3 हुआ है तो 2 से कोई चीज 3 होती है तो 3/2 टाइम्स होती है। कितने टाइम्स 3/2 टाइम्स। देखिए कोई चीज 2 से 3 हो गई तो कितने टाइम्स हो गई 3/2 टाइम्स। इतनी बात समझ में आती है। और कोई चीज 0.08 से 0.0018 हो गई तो देखिए कितने टाइम 8 से कोई चीज 18 हो गई। कह रहे मेरे को समझ में नहीं आता कैसे लिखते हो तुम ये 18 हो गई तो कितने गुना। आप फाइनल अपॉन इनिशियल तो लिख सकते हो। 8 से 18 हो गई तो ऊपर 18 लिख दो नीचे 8 लिख दो इतने गुना हो गई 18/8। देखो यहाँ 2 से 3 हो गई तो पैदल व्यक्ति कह रहे मेरे को समझ में नहीं आता तो क्या लिखो ऊपर 3 लिख दो नीचे 2 लिख दो 3/2। इतना तो समझ में आता है। बताओ 18/8 का मतलब क्या 9/4 गुना। और ये कितने गुना हुई 3/2 गुना। देखो कंसंट्रेशन 3/2 गुना चेक करिए। कंसंट्रेशन 3/2 गुना। और देखो रेट कितने गुना। रेट 18/8 मतलब कितने गुना 9/4 गुना। 9/4 गुना। तो बताइए 3/2 गुना करने पे अगर 9/4 हो रहा है 3/2 गुना करने पे अगर 9/4 हो रहा है तो मेरे को बताना 3/2 की खोपड़ी पे क्या लगा होगा स्क्वायर तभी तो बनेगा 9/4। आप कहीं से भी देख लीजिए आंसर 2 ही आएगा। क्या बी का आंसर वाई का आंसर हमेशा 2 आएगा। हेलो कितनों को बात समझ में आ गई। वाई का आंसर यहां से भी 2 आ रहा है। क्लियर जिसने पूछा था। तो आप कहीं से कंसेप्ट अगर जिसको क्लियर होंगे ना वो कहीं से भी आप उठा लीजिए वो आपको समझा देगा। अच्छा सुनना एक आदमी ने पूछा बताओ ये वाला क्यों ना ले। ले लो भैया ये वाला ले लो। आप ये वाला ले लो 0.1 से 0.1 1 गुना 0.002 से 0.002 1 गुना 1 गुना होने पे 1 गुना। बताओ क्या बता रहा है ये आंसर। 1 गुना होने पे 1 गुना तो पावर क्या हो सकती है बताओ। 1 गुना होने पे 1 गुना पावर क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे कुछ भी हो सकती है। एक के ऊपर क्या लगा दो जिससे कि आंसर एक ही हो जाए। तो क्या बोलेंगे करेंगे कुछ भी लगा दो। कुछ भी समझ पा रहे हैं। तो बताइए अगर ये वाला डेटा आप लेंगे तो आंसर आएगा कुछ भी। ये वाला लेंगे तो क्या आएगा। ये वाला लेंगे तो क्या आएगा कहेगा मेरे को तो 2 ही चलेगा। ऊपर वाला क्या कहता है मेरे को कुछ भी चलेगा। ये कहता है मेरे को 2 ही चलेगा। तो ये कहेगा मैंने तो पहले ही कहा था मेरे को कुछ भी चलेगा। तो हम दोनों को क्या चलेगा आप दोनों को 2 चलेगा। हेलो बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं फिर सुनिए ध्यान से। ये ऊपर वाला डेटा क्या कहता है ये वाला कहता है ये वाला कहता है मेरे को कुछ भी चलेगा। 1 गुना होने पे 1 गुना मेरे को कुछ भी चलेगा। ये नीचे वाला क्या कहता है मेरे को तो 2 ही पावर चलेगी। तो ऊपर वाला क्या कहेगा मैंने तो पहले ही कहा था मेरे को कुछ भी चलेगा। क्या समझ पा रहे हैं। दूसरे चौथे में देख लो भैया। एक ने पूछा दूसरे चौथे में बता दो। चलो दूसरा चौथा देख लो। आपसे कहता है दूसरा चौथा समझा दो। किसी से समझ लीजिए। आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो किसी से समझ लीजिए। आपको हर से समझ में आएगा और नहीं क्लियर तो फिर किसी से नहीं समझ में आएगा। अच्छा किसी समझ लीजिए। देखिए दूसरा और चौथा ये लीजिए 0.1 0.3 कितने गुना हुआ 3 गुना। 0.1 0.3 कितने गुना हुआ 3 गुना। 0.002 0.018 9 गुना। 2 से 18 9 गुना। चेक करिए 3 गुना होने पे 9 गुना हो गया है। पावर कितनी है +2। क्या मैंने आपको हर तरीके से बात बता दी। देखिए 3 गुना होने पे 9 गुना हो गया। 2 में 9 इसे 9 मल्टीप्लाई करो 9 2 18 चेक करो। देखो 3 गुना होने पे 9 गुना हो गया तो पावर कितनी +2। 3 का स्क्वायर 9 होता है पीछे बता चुका हूं। कितने समझ में आ गई जिसने पूछा था ट्रिपल टी दिव्य ज्योति। आगे भैया बात समझ में और कुछ रह गया क्या। एक्स को क्यों इग्नोर कर रहा हूं समझ पा रहे हैं। तो आपने नई बात क्या सीखी इस सवाल में। नई बात क्या है बताओ। नई बात ये जिसकी पावर 0 आ जाए उसके डेटा को इग्नोर कर दो क्योंकि वो हमेशा के लिए घर पे बैठ गया है। वो हमेशा के लिए घर पे बैठ गया। ये बात आपको समझ में आई। ये इंपॉर्टेंट बात है आज की। ये इस सवाल की नई बात आपको मिली कि जिसका भी डेटा आपको क्या मिल जाए बताओ। जिसका भी डेटा आपको पावर 0 मिल जाए आप समझ जाना वो हमेशा के लिए घर पे बैठ गया है तो उसको इग्नोर कर दो। क्लियर। वो हमेशा के लिए घर पे बैठ गया है। बदल लो तो भी इग्नोर कर दो। सिर्फ इसको देखो आंसर बताओ वाई का। इसका तो 0 हो चुका है।
अगर बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई, अगले टाइम पे भी 19वां क्वेश्चन बचा, ये करेंगे, 20वां करेंगे, 19-20 करने के बाद नेक्स्ट पे चलेंगे और कुछ सवाल लगाएंगे और फिर अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बात करेंगे। मेरे ख्याल से समय समाप्त हो चुका है, 11:10 हो गए, आगे निकल गए हम लोग। चलिए, आज का सेशन अगर आपको जोरदार लगा, नए-नए कंसेप्ट मिले तो एक बार सब लोग उठा दिखा दीजिए जाते-जाते और फीडबैक में मचा दीजिएगा, हर तरफ इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी है, देखिए, शुरू यहां से किया था मैंने आज क्लास को। शुरू किया था मैंने आज क्लास को, जिसकी क्लास छूटी है या लैग हुआ है, एक बार फिर से जाके देख लीजिएगा। आज मैंने क्लास को स्टार्ट किया था लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन में अंतर समझाया, और अंतर समझाने के बाद ये एक सवाल आपको लगवाया, ये कंसेप्ट बताने के बाद, और ये कंसेप्चुअल के बाद मैं आगे बढ़ गया, और उसके बाद मैंने आपको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बताने के बाद फिर मैंने टेबल वाले क्वेश्चन लगाना शुरू किए। 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5, 6। सेशन अगर आपको जोरदार लगा, देखिए एक आखिरी कंसेप्ट ये लॉग वाला भी मैंने बता दिया और सब खत्म कर दिया बिल्कुल, और इसके क्वेश्चन इतने सारे लगा लिए। अगले टाइम पे हम लोग 2 क्वेश्चन और लगाएंगे, खत्म करेंगे।